हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से बता दीजिए। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे आप सभी? बताइए बताइए बताइए, क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से बता दीजिए। फिर हम शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम। फिर हम शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, है ना? लेक्चर नंबर 2 कौन से चैप्टर का? तो चैप्टर का नाम आप सभी लोगों को पता है, मोल कॉन्सेप्ट, है ना? या फिर आप कह सकते हैं इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या फिर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, है ना? इसको भी लिख दिया जाएगा। कौन सा पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं सर? तो अपन भौतिक रसायन पढ़ रहे हैं, अपन केमिस्ट्री, या यहाँ पे पीसी लिख देता हूं भाई, पीसी यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इतनी सारी जगह में ये सारी बातें आ जाए, ये संभव नहीं है। मेरी आवाज आप सभी को अच्छे से आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर, यस सर, यस सर, या फिर क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत सारी बातें पढ़नी है, बहुत सारी बातें जाननी है। क्या आप सभी लोग तैयार है? बता दीजिए एक बार यस सर, यस सर। क्लोरोफिल वाला दिल बना करके एक बार बता दीजिए। क्लोरोफिल वाला दिल बना करके एक बार बता दीजिए। हाँ जी, शायद मेरे पास कमेंट ही अपडेट नहीं हो रहा, 1 सेकंड का समय दीजिए। कमेंट कमेंट, अरे भाई चलिए तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट का। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर की रिकैप की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ऐसे खतरनाक खतरनाक चीजें नहीं पढ़ी थी कि जो आपको एकदम ही समझ में ना आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमारा पहला लेक्चर मिस हो गया है, क्या हम आगे के लेक्चर्स कर सकते हैं, क्या हम आगे की बातें कंटिन्यू कर सकते हैं? तो हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने पहला लेक्चर छोड़ा है तो प्लीज जाकर के उसको 2x पे देख लीजिएगा। 2x पे पहला लेक्चर देखने के बाद आपका काम हो जाएगा। पहले लेक्चर में शुरुआत की 1 घंटे हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी और बाकी सारी बातें करी थी। उसके बाद आखिरी के 45 मिनट में थोड़ी बहुत पढ़ाई की बातें हुई थी, और वो भी बहुत बेसिक बेसिक बातें हुई थी, है ना? तो लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था सर? हमने पदार्थ यानी कि द्रव्य के बारे में पढ़ा था। द्रव्य की अलग अलग जो क्लासिफिकेशंस होती है ना, उसको हमने पढ़ा था कि भौतिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा हमने, उसके रासायनिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। जब हम पदार्थ के भौतिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो ठोस, द्रव और आपका गैस में बांटते हैं। 2 और स्टेट होती है जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, और एक स्टेट होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, बट ये दोनों हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। फिर जब हमने इसका रासायनिक क्लासिफिकेशन किया तो रासायनिक क्लासिफिकेशन में हमने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा, है ना? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा था। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा। हाँ, अब आ गया है भाई साहब, अब आ गया है चैट। एक बार जल्दी से बता दीजिए, इतनी देर से मुझे चैट दिख ही नहीं रहा था भाई, इतनी देर से मुझे चैट दिख ही नहीं रहा था। फाइनली चैट आ चुका है। एक बार जल्दी से आप बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आ रही है? क्या मैं आप सभी को अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? चैट, हाँ बता दीजिए, एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? सर आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ा रहे हो? मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं 1.0 वाले बैचेस में। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूं प्रयास के बैच में, उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं यकीन 1.0 इंग्लिश वाले में, और यकीन 1.0 हिंदी वाले में भी आपका जो 1.0 लेवल वाला बैच था। तो चलिए शुरू करते हैं सर, बिना कुछ समय गवाए। तो हम बात किसकी कर रहे थे? तो एक बार हम परंपरा के अनुसार आप सभी को एसएम सर का नमस्कार, मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। खूब जोरदार, खूब धमाकेदार होने वाला है। आज से आप चीजें सीखना स्टार्ट करोगे और आगे आने वाले 3-4 दिन में आप मोल कॉन्सेप्ट के योद्धा बन जाओगे। मतलब आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लोगे, भाई आ जाओ मोल कॉन्सेप्ट में, शास्त्रार्थ कर लो मेरे साथ। एसएम सर ने पढ़ा दिया हमें मोल कॉन्सेप्ट, अब तो किसी को बिठा के शास्त्रार्थ करा लो, गर्दा ही उड़ा देंगे, गर्दा ही उड़ा देंगे। सर क्या मैं यहां से पढ़ सकता हूं? बिल्कुल आप यहां से पढ़ सकते हैं, बस आप अपने अंदर ठान लीजिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सर क्लास नोट्स क्लियर नहीं दिखा है,
क्लास नोट्स क्लियर नहीं यार, क्लास नोट्स क्लियर दिख रहा होगा, ये समस्या और किसी के साथ मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो हमने क्या बोला सर, हमने इसको शुद्ध और मिश्रण में बांटा। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आया था सर, तो शुद्ध पदार्थ में एक हो गया तत्व और दूसरा हो गया था आपका यौगिक, है ना। बहुत ही बढ़िया। तत्व में हमें क्या देखना होता है, तत्व में हमें देखना होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु से अगर चीजें बनी है तो उसको तत्व कह देते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु अगर मिल गए तो उसको यौगिक कह देते हैं। फिर हम मिश्रण पे आ गए। मिश्रण हमारे पास कितने तरीके का था सर, तो मिश्रण हमारे पास दो था, एक तो था समांगी मिश्रण और दूसरा था विषमांगी मिश्रण, है ना। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में हमने बांटा। विषमांगी मिश्रण को हमने फिर दो हिस्सों में बांटा। एक को अपन ने बोला कोलॉइड और दूसरे को अपन ने क्या बोला, ये पुरानी क्लास का रिवीजन करा रहा हूं, आप ये मत सोचना अरे यार ये मास्टर ऐसे नोट्स बनाता है क्या, मेरी हैंडराइटिंग इससे थोड़ी तो अच्छी है, सर न्यू कॉपी बनाए क्या, बिल्कुल न्यू कॉपी बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम आगे आ जाए सर, कोलॉइड के बाद दूसरा विषमांगी मिश्रण हमने क्या पढ़ा था, जिसको निलंबन कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं सर, निलंबन कहते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ सवाल दिया था, उसी सवालों के साथ आज को कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। आज अपन टॉपिक जो जो पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं सर। आज के टॉपिक की शुरुआत अपन बेसिकली किससे करेंगे, तो पदार्थों, है ना, विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान से। किससे शुरू करेंगे सर, विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान के साथ आज की क्लास शुरुआत करेंगे अपन। साथ ही साथ अपन क्या पढ़ेंगे सर, एएमयू के बारे में पढ़ेंगे और अपन एक छोटा सा चीज सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, ये सारी बातें सीखेंगे, है ना। हाँ सर, विवेक गिरी जी कह रहे सर क्लास नोट्स में सही नहीं दिखता है। हाँ सर, क्लास नोट्स में सही नहीं दिख रहा है यार, ऊपर ना कुछ मेरे हिसाब से वो होते हैं, क्या कहते हैं, बिंदुएं होती हैं 2-3, उसको क्लिक करके आप डेटा मोड चुन सकते हैं। अगर आपने बहुत लो डेटा मोड किया होगा तो वो कम डेटा लेता है, उसके कारण ऐसा हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं। एक बार डेटा मोड चेक कर लीजिएगा। अंशिका दीदी कह रही है सर 2026 2.0 से आपसे इनऑर्गेनिक पढ़ी थी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे कॉन्सेप्ट क्या सवाल भी क्लियर हो गए होंगे। इस बार फिजिकल में भी वैसा ही करना है ना, इस बार फिजिकल भी अपन फोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक भी फोड़ेंगे, और ऑर्गेनिक तो तुम फोड़ ही रहे होगे या ऑर्गेनिक तुम्हें फोड़ रही होगी, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं सर, विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान हमने करने हैं, हमने इसके बारे में पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सर, लास्ट क्लास जहां पे छोड़ा था वहीं से सवालों के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा पोल मैं कराना चाहता हूं, उस पोल को मेरा सहयोग दीजिएगा। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास मॉड्यूल है, पुराना हो चाहे नया हो, यकीन हिंदी का मॉड्यूल आप में से कितने लोगों के पास है, ये एक बारी मेरे को ये पोल करना है ना। यकीन हिंदी का मॉड्यूल कितने लोगों के पास है, अगर आपके पास है या आ रहा है, मंगा रखा है, तो यस पे टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर दीजिएगा। बस मैं एक छोटा सा पोल इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे आइडिया लग जाए, उस हिसाब से फिर मैं सवाल को उस हिसाब से प्लान करूं और बाकी सारी चीजें। सर कल के नोट्स के पीडीएफ साफ नहीं दिख रहा था, चलो एक बार कल का नोट्स का पीडीएफ में वापस से अपलोड करवा दूंगा, कल के नोट्स का पीडीएफ में वापस से अपलोड करा दूंगा, ये कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है सर, है ना। हाँ सर, हमारे पास किसी और इंस्टीट्यूट का नाम मॉड्यूल है, चलो कोई बात नहीं, चलेगा यार, चलेगा, मेरे पास भी है भाई, आपके पास जिस इंस्टीट्यूट का होगा उन सब इंस्टीट्यूट का लगभग मेरे पास भी होगा। हाँ कुछ का फिजिकल फॉर्मेट में होगा जो यहाँ पड़ा हुआ है मेरे बुक सेल्फ में, जहां जहां मैंने काम किया है ना। हाँ जैसे इस वाले रंग का पड़ा है मेरे पास, हाई ई नीले वाले रंग का भी पड़ा है मेरे पास, ये सब फिजिकल में है, मतलब मॉड्यूल पढ़े हैं, और बाकियों के क्योंकि यहां दोनों जगह मैंने काम किया है। यस नो यस नो, अरे अब आपको पोल करना है, अब थम्स अप का मतलब है यस, ऐसे का मतलब है नो। आइए देख लेते लोगों ने क्या बताया भैया, 100 रिजल्ट कर लेते। 50% लोगों के पास है, वाह ये तो बहुत अच्छा नंबर है, और 50% लोगों के पास नहीं है। चलो ठीक है, तो उस हिसाब से अपन काम करेंगे आगे। चलिए लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि यार देखो, अगर हमारे पास तत्व है, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से बता दो, सबसे छोटी इकाई बताइए, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सर मेरे पास अर्जुन और लक्ष्य का है, हाँ वो भी चल जाएगा, अर्जुन और लक्ष्य का मिला करके एक्चुअली में वो बनता है ना, ज्यादातर लोग ना कह रहे हैं, चलो मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपन प्लान कर लेंगे। अपन क्लास में सवालों का स्तर बढ़ा देंगे, क्लास में सवालों की संख्या बढ़ा देंगे आने वाले 1-2 क्लासेस में, है ना। चलिए जल्दी से बता दिए, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है सर, क्या है, बताइए, एटम, सभी लोग एटम कर रहे हैं।
सभी लोग क्या कर रहे हैं सर, एटम कह रहे हैं। वैसे शायद चैप्टर 1 का मॉड्यूल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चैप्टर 1 के मॉड्यूल का पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाता होता है, जहां तक मुझे पता है 1 या 2 चैप्टर का पीडीएफ मिल जाता होता है। हाँ, इकाई की बात करें तो एटम, एटम को अपन क्या बोलते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब तत्व की सबसे छोटी इकाई एटम होगी या परमाणु होगी, ये हमेशा सही है क्या, इसका आंसर नहीं। या तो एटम हो सकता है या अणु भी हो सकता है, या क्या हो सकता है सर, अणु भी सबसे छोटी इकाई हो सकती है, अणु भी हो सकती है और परमाणु भी हो सकता है, दोनों हो सकता है एटम का, है ना, दोनों हो सकता है। दूसरी बात करें सर, ये मेरी पहली क्लास है, क्या मैं यहां से कंटिन्यू कर सकती हूं, बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकती हैं दीदी। उसके बाद अगर हम यौगिक की बात करें, यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से बताइएगा, यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आप बोलेंगे सर यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है ये आपका अणु ही होता है, यौगिक का सबसे छोटी इकाई कभी भी परमाणु नहीं हो सकता। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हो कुछ बच्चों को ये नया लगेगा, क्योंकि बच्चों ने क्या सीखा है कि यार मॉलिक्यूल तो हमेशा कंपाउंड का होता है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, O2 क्या है, ये एक तत्व है या यौगिक है, तत्व है या फिर यौगिक है, जल्दी से बताइए। A फॉर तत्व, B फॉर यौगिक, या यस कर दो, है ना। चलो A फॉर तत्व, B फॉर यौगिक, जल्दी से बताइए ये क्या है। पोल देते हैं, ए और बी में ही आंसर टिक करना है। अब पोल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, अब पोल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ए और बी में टिक करना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, अनुरोध है, सी और डी ना मारे, है ना, सी और डी ना मारे। क्या है ये O2 क्या है सर, तत्व है या यौगिक। याद रखिएगा मैं अणु या परमाणु नहीं पूछ रहा, ना 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 ना, मैं पूछ रहा हूं तत्व, यानी कि ये एक एलिमेंट है या फिर ये एक यौगिक है, यानी कि कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा एटम और परमाणु। एटम और अणु और परमाणु तो सबसे छोटी इकाई होते हैं, अणु और परमाणु तो सबसे छोटी इकाई होते हैं सर, अणु और परमाणु तो सबसे छोटी इकाई होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कई बार आपके अंदर कितनी बेसिक मतलब त्रुटियां होती हैं। इन बेसिक त्रुटियों के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कभी उसके आगे निकल के सोचा ही नहीं हमने, है ना। आइए देख लेते हैं भैया, पोल का रिजल्ट आ गया होगा। ले दमादम, क्या है सर O2। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये यौगिक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तत्व है। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है उसकी बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है ये तत्व है। 41% लोग, देख लो भाई साहब, 41% लोग, 41 है ना, 41% लोग यहां हैं, 58% लोग यहां हैं। और भाई साहब सी वालों को मेरा एक बार कोटि कोटि प्रणाम, सभी लोग सी वालों को अपना कोटि कोटि प्रणाम दे दे भाई साहब, है ना, क्योंकि ये कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, है ना। हाँ, इनके लिए आजकल इंटरनेट पे एक गाना बड़ा प्रचलित है, नीतीश कुमार के लड़के को लेके वो गाना बना के लगा देते हैं ना, हाँ वो ऐसे ऐसे चलता, वो वाला गाना प्रचलित है भाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने सी मार्क किया है। सभी लोग एक बार उनको अपना प्रणाम दे देंगे। क्या पता इन्होंने कुछ और देख रखा हो, ऊपर वाले परमात्मा से इनका डायरेक्ट कनेक्शन हो, इन्होंने कुछ और देख रखा हो जो आज तक वैज्ञानिक ना देख पाए हो, तो एक बार उनसे आशीर्वाद लेना जरूरी है। 41% लोग इसमें सही हैं और बाकी के 58% लोग गलत हैं सर। आप समझ रहे हो, 58%, 7% लोग क्यों गलत है। अब आपको इसके बारे में मैं कुछ बातें लिखा रहा हूं, प्लीज इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। इससे रिलेटेड क्या सवाल डायरेक्ट हमारी कॉपी में आएगा, नहीं डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें जो नहीं पता होती और हम इसको कैजुअली लेके आगे निकल जाते हैं, ये सोच के कि कॉन्सेप्ट थोड़ी काम आएगा। अब सुनना, तत्व की अगर हम बात करें, तत्व या एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे सर, कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आप सभी लोगों को क्या मिलेगा सर, हैशटैग RBI। RBI बोले तो रामबाण इलाज। RBI क्या कहता है कि अगर एक जैसे परमाणु से बना है ना, एक जैसे परमाणु से बना है तो तत्व है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा सोडियम, आपने बोला तत्व है। हमने लिखा पोटेशियम, आपने बोला तत्व है। हमने लिखा रुबिडियम, आपने बोला तत्व है। हमने बोला गोल्ड, आपने बोला महंगा है लेकिन अब थोड़ा सस्ता गया है ना। हाँ हमने बोला सिल्वर, आपने बोला इहो एकदम महंगा आते जा रहा है, थोड़ा सस्ता गया है ना। आपने बोला सब एलिमेंट है सर, सब के सब एलिमेंट है ना। सर मेरा भाई आपसे पढ़ा हुआ है, अरे वाह यार, सीकर में पढ़ा होगा, है ना। हाँ अभिजीत भाई सीकर में पढ़ा होगा जरूर, है ना। हाँ चलिए, तो
क्या कहते हैं, उसके उसके बाद मैंने बोला O2, 60% लोग बोले ए मास्टर ई वाला एलिमेंट नहीं। अबे ई भी एलिमेंट है। क्यों? एक ही परमाणु से बना हुआ है। एक परमाणु का मतलब संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक परमाणु का मतलब प्रकार की बात कर रहा हूं। किसके प्रकार की बात कर रहा हूं? तो आप बोलोगे भले दो है लेकिन एटमवा तो एक के है ना, थोपड़ा तो एक ही है। तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे सर? एलिमेंट और तत्व पहचानने के लिए अपन थोपड़ा देखेंगे। अगर एक साथ अलग अलग थोपड़ा दिखे, अगर एक साथ अलग अलग थोपड़ा दिखे तो आप बोलोगे, एक साथ अगर अलग अलग थोपड़ा दिखे तो आप बोलोगे वो यौगिक है। अगर एक साथ कितने भी परमाणु हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम सा थोपड़ा दिखे, सेम सा थोपड़ा दिखे तो आप बोलोगे ए सर ये तो एलिमेंट है सर, ये तो तत्व है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला N2 क्या है सर? N2 भी तत्व है। सर P4 क्या है सर? P4 भी तत्व है। सर एसिड क्या है सर? एसिड भी तत्व है। अरे वाह जी वाह। फिर मैंने एक बात और बोली, मैंने बोला एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर CO2 ई तत्व है कि नहीं है भाई? बताना, ई तत्व है कि नहीं है बताइए। सर Au क्या है? Au गोल्ड होता है बेटा, सोना। हाँ, थोपड़ा देखेंगे भाई, सिर्फ थोपड़ा देखेंगे। अगर सेम थोपड़ा का 4 आदमी खड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग थोपड़ा नहीं होना। ये डबल रोल है ना, ये भी डबल रोल है, ये चौपल रोल है और ये पता नहीं अष्टक रोल है। हाँ, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ई का है। आप बोलोगे ई परमाणु नहीं है भाई, घुसपैठिया है, ये परमाणु नहीं है, ठीक है। और परमाणु नहीं है तो तत्व नहीं हो सकता। अब आते हैं, तो आपको अगर तत्व पहचानना है तो आरबीआई क्या एक जैसे परमाणु से बना हुआ तत्व है, अन्यथा यहां पे आप लिख दोगे, है ना, तत्व के बाद आता है यौगिक, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। यौगिक बोले तो कंपाउंड, यौगिक बोले तो कंपाउंड। लिखते चलिएगा सर साथ में, लिखते चलिएगा सर साथ में। कंपाउंड क्या है सर? आप बोलोगे कंपाउंड है जिसमें भिन्न यौगिकों से बना हुआ। वैसे तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन खतरनाक होता है, बट कोई बात नहीं, अपन को कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन पे आना है। कंपाउंड की बात करें भिन्न यौगिक से, है ना, बना हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे? परमाणु नहीं है और साथ ही यौगिक भी नहीं है। ये क्या है? यौगिक है। यो क्या है जी? यौगिक है। तो आप बोलेंगे कि अगर हमें यौगिक पहचानना हो तो आप बोलोगे भिन्न परमाणु, अलग अलग थोपड़ा। या फिर आप समझ गए आरबीआई क्या कहता है? अगर अलग अलग थोपड़े से मिलके कोई बना है, सर नोट्स बनाना स्टार्ट करें, बिल्कुल ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में, अलग अलग परमाणु से कोई बना है तो उसको हम क्या बोल देंगे सर? उसको हम यौगिक बोल देंगे। अलग अलग परमाणु से बनी हुई चीजों को अपन, अलग अलग थोपड़े वाली चीजों को, अलग अलग शक्ल वाली चीजों को अपन क्या बोल देंगे सर? परमाणु। अलग अलग परमाणु से बनी हुई चीजों को अपन यौगिक कह देंगे। इससे एग्जाम्पल मारिए, फेंक के एग्जाम्पल, 2-3 को एग्जाम्पल फेंको भाई। चलो फटाफट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मारिए एग्जाम्पल फेंक फेंक के। सर लास्ट क्लास में आपने N2 को यौगिक बोला था ना? नहीं नहीं नहीं, अणु, अणु की बात की होगी मैंने, अणु बोला था वहां पे लास्ट क्लास में हम अणु। और ऐसे समझो एलिमेंट की छोटी इकाई। अभी आगे आएंगे, अगले पेज पे आएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से फेंक के मारो यार 2-4 एग्जाम्पल। CO2 कोई देखो, CO2 कोई नहीं बोलेगा। हाँ हाँ, सृष्टि दीदी अभी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, टेंशन। NaCl, वाह जी वाह, NaCl, वाह जी वाह। नमक, HCl, ओ हो, सारे एसिड वाले लोग हैं यहाँ पे। CH4, वाह जी वाह। NO2, NO2 का नाम याद रखिएगा, इसको हम प्यार से कहेंगे हमार भूरा है रे, भूरा है ना, हाँ भूरा इसका नाम है। H2O, वाह जी वाह। फिर NH3, ओए होए होए, PCl5 इत्यादि एटसेट्रा। भाई बस 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 बस, ये सब के सब यौगिक हैं, ये सब के सब यौगिक हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ए बाबू Cl2 का हो रे, ई क्या है? यौगिक या फिर तत्व? यौगिक वालों के लिए ऑप्शन है ए, तत्व वालों के लिए ऑप्शन है बी, और सीधा परमात्मा से कनेक्शन जिनके लिए है उनके लिए है ऑप्शन सी, है ना। हाँ, जो आशीर्वाद देना चाहता है उनके लिए ऑप्शन सी। मारिए जल्दी से एक बार फेंक के। Au सोना है, हाँ Au सोना है, लूट लीजिए, ले जाइए। चलिए देखते हैं। सर O2 गैस होती है, बिल्कुल O2 गैस होती है, पर अभी यहाँ पे हम ठोस, द्रव और गैस की बात नहीं कर रहे ना। हाँ, ये भौतिक क्लासिफिकेशन है ना, ये भौतिक क्लासिफिकेशन है। K2SO4, हाँ चलिए देख लेते हैं। अब तुम्हें चमका नहीं चमका बस मुझे ये जानना है, लेकिन मैंने खेला है जी। पिछली बार जब दिया था तो ए में तत्व दिया था, बी में यौगिक, बदल दिया, ऑप्शन ए बदल दिया है। कुछ लोग पुराना ऑप्शन देख के ना मार दे, है ना। ये सब कुछ सीखना है हमें, है ना, चालाक भी बनना है हमें, चतुर, चालाक और चंचल, सारी चीजें बननी है हमें, है ना। हाँ चलिए देख लेते हैं भैया।
तो यौगिक कितने लोगों को समझ में आ गया है? यौगिक और तत्व अगर आपको समझ में आ गया तो अणु परमाणु 2 सेकंड का खेल है। अणु परमाणु 2 सेकंड का खेल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो Cl2 जो है वो तत्व है सर। काहे? एक ही थोपड़ा है। अरे डबल रोल में है तो क्या हुआ? थोपड़ा एक ही है, थोपड़ा एक ही है। आइए देख लेते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। बी कितने लोगों ने मार्क किया है सर? बी मार्क किया है 68 दशमलव। देख रहे हो, तुम लोग सीख गए हो भाई अब धीरे धीरे। 69% लोग मान लेते हैं। ऊपर आ जाते हैं सर, अभी भी 30% लोग कंफ्यूजन में है। धीरे धीरे उनका कंफ्यूजन दूर होगा और सी और डी वालों को, है ना, सी और डी वालों को ऊपर आप अपने पास बुलाइए इनको, है ना। इनका ज्ञान यहाँ पे इस को मृत्यु लोक बोलते हैं ना इसको, हाँ, मृत्यु लोक में इनका ज्ञान जो है वो लोग अनदेखा कर दे रहे हैं, मजाक उड़ा दे रहे हैं। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी इनके ज्ञान का मजाक उड़ा दे रहे हैं। परमात्मा आप इनको अपने पास बुलाइए, सीधा कनेक्शन आप बात कीजिए इनसे। हाँ, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। चलिए आगे चले गए, अगले पेज पे जल्दी से कॉपी कर लिया एक बार। सीकेएल का आंकड़ा 100 तक पहुंचा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सीकेएल का, सर O2 गैस होती है फिर कैसे? अरे गैस और लिक्विड और ठोस की तो बात ही नहीं कर रहा। कोई भी चीज अगर गैस होगी तो वो यौगिक हो जाएगी। सर पोटेशियम पर मैग्नेट का है अच्छा जी, देखो ये किसने लिखा? हरीश अंसारी जी ने। इसने लिखा पोटासियम पर मैग्नेट। अब मैं पोटासियम पर मैग्नेट पता क्या सोच रहा हूं कि पोटासियम है, इसके ऊपर चुंबक रखा हुआ है। अब मुझे समझ में आया, भाई साहब यौगिक कहना चाह रहे हैं, KMnO4 की बात कर रहे हैं। अबे KMnO4 में कितने तरह के तत्व दिख रहे हैं तेरे को? बोलो सर ये पोटासियम भी है, मैंगनीजवा भी आ गया है सर, ऑक्सीजन भी आ गया है। 3 अलग अलग तरीके के तत्व है, 3 अलग अलग तरीके के तत्व हैं, 3 अलग अलग तरीके के तत्व है। तो ये यौगिक है भाई। बताइए क्या यौगिक है? चलिए आगे बढ़े क्या, जल्दी से सीकेएल का आंकड़ा 100 पर पार करा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, तत्व और यौगिक अलग चीज है। उसके बाद पहले तत्व यौगिक पहचानने के बाद फिर हम अणु या परमाणु पहचान सकते हैं, है ना। तत्व पहचानना तो क्या, तुम फोटो देखो, अगर एक ही एटम है, एक ही प्रकार का एटम है, चाहे कितनी बार भी आए उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। एक ही प्रकार का एटम है, आप बोलोगे तत्व है। अलग अलग टाइप के, अलग अलग थोपड़े वाले एटम है, आप बोलोगे यौगिक है। खत्म हो गई बात, बस इतनी। अपने दिमाग में एक बार फिर से अपने दिमाग में आंख बंद करो और मेरी बात सुन लो और अपने आप बोल भी लो कि अगर एक ही थोपड़ा दिखे तो हम बोलेंगे ए भाई तुम तत्व हो, अलग अलग थोपड़ा दिखे तो हम बोलेंगे ए भाई तुम यौगिक हो। खत्म, इससे ज्यादा सोचने का नहीं। अगले पेज पे चलते हैं सर, इसके बाद बात करते हैं। ये आरबीआई का पॉइंट नंबर 1 था कि हम तत्व और यौगिक को कैसे अलग अलग करेंगे। तत्व यौगिक को अलग अलग कर लिया, अब अणु और परमाणु को अलग करते हैं। आरबीआई नंबर 2, ये भी हैशटैग आरबीआई है। अणु की बात करते हैं या परमाणु की बात करते हैं। परमाणु, है ना। अगर क्या कहते हैं, अगर एटम की संख्या, यहां पे हम संख्या का ध्यान देते हैं, पिछले पेज पे हम थोपड़े का ध्यान दे रहे थे, यहां हम संख्या पे जोर लगाते हैं। अगर एटम की संख्या 1 है तो क्या बोलेंगे उसको? अगर एटम की संख्या 1 है तो हम परमाणु कह देंगे, ठीक है। अणु क्या होगा सर? अणु क्या हो जाएगा? 1 से अधिक एटम, थोपड़ा कुछ भी हो उससे मतलब 1 से अधिक एटम अगर हो तो अणु है। सबसे छोटी इकाई है ना। बस खत्म 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 खत्म, इससे ज्यादा सोचने का ही नहीं। अब मैं तुमको सवाल दूंगा, तुम फेंक फेंक के मारते जाना। यहां पे मैंने बोला ये बाबू ये है पदार्थ, ठीक है। पदार्थ के बाद यहां पे आपको बताना है कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है। ई और सी, ई बोले तो एलिमेंट यानी कि तत्व, सी बोले तो कंपाउंड यानी कि यौगिक। फिर इधर आ जाते हैं, सबसे छोटी यूनिट। सबसे छोटी यूनिट इसकी एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, समझ गए। ई का मतलब एलिमेंट, यहां पे लिख देता हूं ले भाई। ई का मतलब है आपका तत्व यानी कि एलिमेंट, सी का मतलब है आपका यौगिक, फिर ए का मतलब है आइटम परमाणु, और यम का मतलब है अणु यानी कि मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? मतलब यहां पे हम पहचानेंगे कि एलिमेंट है कि कंपाउंड, और यहां पे सबसे छोटी इकाई। मजे की बात यह है कि किसी एटम की छोटी इकाई, यहां पे ध्यान से देखिएगा, किसी तत्व की छोटी इकाई एटम परमाणु भी हो सकता है या फिर अणु भी हो सकता है।
किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई हमेशा अणु ही होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग थोपड़ा तो देखने को मिलेगा ही। आइए सवाल के थ्रू इसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए सवाल के थ्रू इसको समझते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ले लूंगा सर, अभी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला सबसे सिंपल लेता हूं KCl। बताइए KCl के बारे में आप क्या विचार करते हैं, जल्दी जल्दी से बताते जाइए, जल्दी जल्दी से। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बता दीजिए। बेटा अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, 1-2 दिन हो जाने दो, फिर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं, सांस लेने का भी समय नहीं लेने दूंगा। इतने सवाल मैं खुद फेंक के दूंगा। चलिए 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 बताइए बताइए। KCl क्या है सर? ई या सी? ई या सी? ए भी नहीं, ई और सी। ई और सी अब कमेंट करना बस, ई और सी। ई और सी, ई मतलब एलिमेंट, इसकी बात करनी, अभी इसकी बात नहीं करनी। ई और सी, ई और सी, ई और सी। ई के साथ कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे सर KCl में देखो 2 बातें हैं, एक तो है पोटासियम हुआ, एक तो है क्लोरीन। 2 अलग अलग प्रकार के एटम है, थोपड़ा अलग अलग है, और थोपड़ा अलग अलग हुआ तो ये कंपाउंड होगा, यौगिक होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, फिर हम उधर चलते हैं। सर आइटम है कि मॉलिक्यूल है? तो एटम और मॉलिक्यूल के लिए थोपड़ा नहीं, गिनो। ई है 1, ई है 2, टोटल 1 से अधिक हुए तो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल हो जाएंगे। सर कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने बोला नहीं सर। फिर हमने बोला लो जी लो, ये पहला था। दूसरे नंबर पे चलते, कितने लोगों का मैच हो गया? एक बार जल्दी से दिल बना दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं सर इसकी पीटी। पीटी बोले तो प्लैटिनम होता है। बताइए इसके बारे में। पीटी लिख दिया मैंने, प्लैटिनम। बताइए क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है? एलिमेंट है, कंपाउंड है? एलिमेंट है, कंपाउंड है? जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे सर। ये एलिमेंट है, कंपाउंड है? तो आप बोलेंगे सर प्लैटिनम, ये दोनों ये अलग, ये पी और टी अलग अलग नहीं है भाई। छोटा और बड़ा, कैपिटल और स्मॉल अगर लिखा है तो एक के है, कैपिटल अगर बार बार लिखा हुआ तो अलग होता। तो आप बोलोगे ये एलिमेंट है सर। और एलिमेंट के बाद कितने एटम है इसमें? आप बोलोगे सर इसमें कुल एटम कितने हैं? एक ही एटम से बना हुआ है सर, सिर्फ प्लैटिनम है। और प्लैटिनम भी दूठो नहीं है, सिर्फ है प्लैटिनम है। तो आप बोलोगे बाबू तुम्हारा छोटका यूनिट जो है आइटम हो जाएगा। तुम्हारा छोटू कौन? एटम। क्या मेरी बात चमकी? चलो अब ले लिया है लड़कों का फेवरेट कलर। तीसरे नंबर पे हमने बात करी O3। O3 को किस नाम से जानते हैं? बता दीजिए जल्दी से। ओजोन कहते हैं क्या इसको? बताइए बताइए बताइए। ओजोन, इसके बारे में बताइए। ये क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, का है जी? है जी, का है? बताइए O2 के बारे में बताइए। आप बोलेंगे ए सर एक ही थोपड़ा है, थोपड़ा सेम सेम थोपड़ा, 3 ऑक्सीजन है, सबका थोपड़ा सेम। थोपड़ा सेम मतलब एलिमेंट ई। लेकिन संख्या कितनी है सर? संख्या 3 है सर, 3, एक से ज्यादा। संख्या अगर कभी एक से ज्यादा हो गई, संख्या अगर कभी एक से ज्यादा हो गई तो अपन उसको मॉलिक्यूल बोल देंगे, अपन उसको मॉलिक्यूल बोल देंगे। और अगले पे चलते हैं सर, है ना। हरीश भाई का सवाल है पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। बताइए इसके बारे में क्या लगता है आपको? KMnO4 के बारे में क्या लगता है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। फिर मुझे लगता है अब आप सभी लोगों को ई वाला कॉन्सेप्ट हुआ एकदम क्लियर हुआ हो गया होगा, एकदम 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 क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा इसमें। EYM है ना, EYM तो एक अनुपात भी होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं। बताइए KMnO4। आप बोलेंगे सर K भी है, Mn भी है, O भी है, 4 भी है। ओ भाई साहब 1 2 3 अलग अलग प्रकार के तत्व। 3 अलग अलग प्रकार के तत्वों का मतलब ये हो गया है, ये आपका कंपाउंड हो गया सर, कंपाउंड, है ना। और कंपाउंड की छोटी इकाई मॉलिक्यूल ही होती है, वो कभी एटम हो ही नहीं सकती। तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि टोटल एटम की संख्या कितनी है? 1 2 और 4, 6 एटम है टोटल। एक बार जल्दी से दिल बना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, फिर अपन चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे अब नया कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं। सर मेरे पास FCI की मॉड्यूल है। अरे चलेगा भाई। CMEM, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, चमक गया एकदम, एकदम मक्खन हो गया, एकदम एकदम क्लियर क्लियर हो गया। चमका, एक बार चमका कर दे, चमका का आंकड़ा 100 पहुंचा दीजिए। फिर अगले पेज पे चलते हैं, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं, नया कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं, नया प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं, है ना। हाँ अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे तुम एक बार पढ़ना चालू करो। सर सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है क्या? बिल्कुल, सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर ही होता है। सर मेरा BSc कंप्लीट हो गया है, बधाइयां आपको।
सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। वाह, चलिए अब आगे चलते हैं सर अगले पेज पे। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है सर। ध्यान से सुनना है, इत्मीनान से सुनना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है सर। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। चलिए अब मैं आपको कुछ बातें जो बताने जा रहा हूं, उसको आराम आराम से इत्मीनान से अपने दिमाग में धीरे धीरे भरना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ना क्या शुरू करेंगे सर। मैं आपको सबसे पहली चीज आज के लेक्चर में जो शुरुआती में पढ़ाऊंगा वो है एटम का रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन सर? परमाणु का रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि हम किसी परमाणु को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज हमारे काम की है। किसी परमाणु को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्हित करते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज हमारे काम की है। जल्दी से कॉपी में लिखिए आराम आराम से। परमाणु का रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर लेते हैं तो आप सब जिसके सताए हुए हैं उसको हम परमाणु मान लेते हैं। आप लोग किसके सताए हुए हैं सर? फिजिक्स नहीं भाई, फिजिक्स तो अलग चीज है, नीट रीनीट अलग चीज है, एनटी अलग चीज है, लेकिन आप सभी लोग एक चीज के सताए हुए हैं जिसका नाम है यक्स, है ना। अगर तुम्हारी है तो अपनी एक्स से सताए हुए होगे, अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे दोस्त के एक्स ने तुम्हें सता रखा होगा। तुम्हारा दोस्त कहता होगा कि भाई उसका एक बार प्रोफाइल देख के बता दो ना कि लास्ट पोस्ट कब किया है, क्योंकि उस तुम्हारे दोस्त को तो ब्लॉक कर रखा है उसने, है ना। तुम्हारे दोस्त को तो ब्लॉक कर रखा है, तो या तो तुम अपने एक्स से सताए हुए होगे या अपने दोस्त के एक्स से सताए हुए होगे, है ना। वो तुमको बोलता है तुम एक बार मैसेज डाल दो कि राहुल से क्यों नहीं बात कर रही हो, राहुल पानी चढ़ रहा है उसको, है ना। हाँ, राहुल बीमार हो गया है, राहुल हॉस्पिटल में है ना। तो एक्स एक्स के सताए हुए सभी लोग रहते हैं, चाहे अपने हो चाहे दोस्त यार के हो। चलिए एक्स के ऊपर यहां ऊपर हम एक नंबर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं ए, नीचे हम एक नंबर लिखते हैं जिसको बोलते हैं जेड। इस तरीके से दुनिया के किसी भी परमाणु को प्रदर्शित किया जाता है, इस तरीके से दुनिया को किसी भी परमाणु को प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं सर। घोर सिंगल है सर, वाह। अगर हम बात करें तो ये एक्स क्या है सर? ये है तत्व का चिन्ह, तत्व का चिन्ह, ठीक है। सिंबल ऑफ एटम, एटम का सिंबल। जैसे अगर एक्स, सबके लिए एक्स अलग अलग है, ऐसा तो नहीं है ना भाई सबकी एक्स सेम ही है। हो सकता है दो चार लोगों की एक्स सेम हो सकती है ना, दो चार लोगों के एक्स वगैरह सेम हो सकते हैं, बट सबका एक्स सेम हो जाए, ठीक है। तो किसी के लिए एक्स हो सकता है सोडियम, किसी के लिए एक्स हो सकता है पोटेशियम, किसी के लिए एक्स हो सकता है रुबिडियम, किसी के लिए एक्स हो सकता है गोल्ड, है ना। इस तरीके से चलता, बाबू सोना जो भी है। मेरे साथ यही हो रहा है अभी। उसके बाद ए की बात करें तो ए क्या लिखना है भाई, इसको ऐसे देखो मत। ए क्या है सर? ए को अपन बोलते हैं परमाणु, परमाणविक भार। क्या बोलते हैं? ए को परमाणविक भार। जेड को अपन क्या बोलते हैं सर? जेड को अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। जेड को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जेड को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अब आगे आते हैं, ध्यान से सुनिए। अब आगे आते हैं, है ना। हाँ ध्यान से सुनिए। देखो हरिराम जी लग चुके हैं, है ना। श्रुति हेलो लिखना चाह रहे हैं और लिख रहे हैं सुरती हेलो। अबे सुरती का मतलब यूपी साइड में हाँ तंबाकू कहते हैं, सुरती हेलो। और भाई को हेलो चाहिए भी, ई वाले भाई को हेलो चाहिए भी। श्रुति हेलो की जगह सुरती हेलो लिख रहे हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि हेलो आएगा। हेलो नहीं आएगा भाई, पहले श्रुति को श्रुति लिखना तो सीख। बोला अरे वो क्या है ना सर, पिताजी ने मंगा लिया था, हम लेने जा रहे थे, बीच में लेक्चर भी देख रहे थे तो टाइप हो गया। चलिए तो अपन ने क्या बोला सर? ए जो है वो परमाणुविक भार है, जेड जो है परमाणु क्रमांक है। अब इन सबकी बात आराम आराम से करते हैं। तो चिन्ह तो अलग है, हटा दो इसको, चिन्ह के बारे में हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है सर। ए जिसको अपन क्या कहते हैं सर? जिसको अपन कहते हैं परमाणुविक भार। इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं सर? इसको अंग्रेजी में जानते हैं अपन, बताएगा कोई किस नाम से जानते हैं?
बोलो यार। तो आप बोलोगे सर इसको अंग्रेजी में अपन एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास। और ये होता क्या है सर, ये बराबर किसके होता है, कोई बताएगा मेरे को? तो ये होता है बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये किसके बराबर होता है सर? ये बराबर होता है नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन, प्रोटॉन तो अंग्रेजी में लिख सकता हूं ना, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। हाँ भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दूं अंग्रेजी में, कोई दिक्कत? कोई बीमार तो नहीं हो रहा? अब होगा कमबैक, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद सर Z क्या है, साथ ही साथ लिखते चलेंगे सभी लोग। सर Z क्या है? Z होता है आपका परमाणु क्रमांक, है ना? थोड़ा चीटिंग कर लूं क्या मैं? ये ले, हाँ, परमाणु क्रमांक। Z बोले तो परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है सर? तो ये होता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है क्या? ये क्या है सर? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एटॉमिक, अंग्रेजी भी लिखते चलिए साथ में, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको सारी बातें अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी, है ना? आगे चल के आपको अंग्रेजी में ही बतियाना पड़ेगा। मान लो डॉक्टर बन जाओगे तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो पेशेंट इज फला फला डिमका डिमका, है ना? हाँ, आजकल डॉक्टर लोग जा रहे हैं, क्या कहते हैं भाई, एक डॉक्टर आई थी, उसका वीडियो देख रहा था मैं आजकल, है ना? हाँ, उसका खूब वीडियो आ रहा था कि मुझे पता था मैं जीवन में बहुत बड़ा कुछ करूंगी, ऐसा कर दूंगी, मुझे ऐसा लग रहा था, बड़े बड़े ख्याल सपने आ रहे थे, और पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बोलते हैं, एक कोई कॉमेडियन था, उसके शो पे चली गई और अपने मुंह में जो गंद था वो सब निकाल दिया, दिमाग में जो गंद था वो सब निकाल दिया। हाँ, अब बहुत फेमस हो गई, लेकिन उनको मेडिकल एसोसिएशन नहीं बोला कि आप होगी दीदी, लेकिन अम्मा प्रणाम, दूरी बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिए। इसको जल्दी से कॉपी करके सीकेल कीजिए, सीकेल का आंकड़ा एक बार, है ना? हाँ, जल्दी से कॉपी कीजिए, सीकेल कीजिए, सीकेल का आंकड़ा एक बार, क्या कहते हैं, लगभग लगभग 100 पार करा दीजिए, फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, तो समाज में ऐसे डॉक्टरों की जरूरत भी नहीं है हमें, हमारा समाज अभी। तब तक मैं कुछ कोमल डाउट, कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स ले लेता हूं जी, जब तक आप इसको कॉपी कर रहे हो। सर O3 तो तत्व है या कंपाउंड? देखो बेटा, O3 जो है वो है तत्व। क्यों तत्व है? क्योंकि सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बना है। अगर अलग अलग प्रकार के एटम से बना होता, सर नोट्स बाद में कर सकते हैं क्या? मेरा आपसे एकदम विनम्र अनुरोध है, ये सब मत कीजिए, साथ में करना है नोट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, O3 तत्व है क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से बना है। इसकी सबसे छोटी इकाई अणु है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई अकेला ऑक्सीजन नहीं हो सकता, O3 ही होगा तभी ओजोन कहलाएगा, अकेला ऑक्सीजन होगा तो ओजोन नहीं कहलाएगा, है ना? O3 क्या होगा सर? O3 की बात कर दी, ए सही है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं सर अगले पेज पे। अब अगर कभी भी आपको तत्व का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो और आपको निकालना हो, क्या है ना, सवाल आपसे क्या दिया जाएगा? प्रश्न होगा कि इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में लिख देता हूं, या इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखूं, समझोगे क्या? इलेक्ट्रॉन, जिसको अब मैं आगे E- से दिखाऊंगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। क्लियर है क्या? आपको क्या करना है सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। सीकेल का आंकड़ा कितना? 300 पहुंच गया था। अरे यार, मैं देख ही नहीं पाया। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे इसको करने के लिए फिर से मैं एक आरबीआई देता हूं, #RBI, है ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे लिख दूं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूं? कोई दिक्कत है? अगर इतना लिखूं तो कोई दिक्कत है? इस कहना क्या चाह रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की संख्या कहना चाह रहा हूं भाई। वाह, अगर आज मेरे दादाजी होते और मेरी ये वाली हैंडराइटिंग देखते तो प्रसन्न हो जाते, है ना? हाँ,
मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, मेरे दादाजी खुद क्या कहते हैं है ना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक बड़े पदाधिकारी के पद से रिटायर हुए थे, है ना। हाँ, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के सरकारी पदाधिकारी पद से रिटायर हुए थे। मैंने भी इंजीनियरिंग की, मैं उस कॉलेज से नहीं कर पाया, पर आसपास के ही कॉलेज से करी मैंने, जिनसे उनका लिंक रहा है, ठीक है। तब तक वो थे, फिर मैं टीचिंग लाइन में आ गया। और मैं जब टीचिंग लाइन में आया ना यार, मैं ईमानदारी से बात कहता हूँ, जब मैं टीचिंग लाइन में आया ना, तो मेरे दादाजी ने मुझसे तो कभी नहीं कहा, लेकिन आसपास के लोगों से कहा कि अरे बताओ यार, ये शिक्षक बन गया। मतलब उनके मन में ये था, क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी कर रखी थी और वो मुझे बड़ा ही मतलब ब्राइट स्टूडेंट के तौर पे देखते थे। मेरा बचपन का बहुत समय उनके साथ बीता है, और आप जब भी अपने दादाजी वगैरह के साथ समय बिताते हो तो आप बहुत वाइज इंसान बनते हो, है ना। हाँ, आपके अंदर वो चीज अपने आप ही आ जाती है। ये दादाजी लोगों की मतलब क्या कहो, ये प्यार है, मोहब्बत है। सबको ये मौका नहीं मिलता है, जैसे मैंने अपनी दादी को नहीं देखा, मेरे जन्म से पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था, है ना। तो फिर धीरे धीरे करते करते, तब मैं ऑफलाइन जगहों पे पढ़ाता था, ऑफलाइन जगहों पे पढ़ाता था, तो मैं कभी दिखता नहीं था ऐसे, उनको पता नहीं था, और वो कभी मेरे शहर आए नहीं, क्योंकि समय में उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ होने लगी थी। वो ऐसे ही 80-85 साल के थे जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो ऐसे करते करते उनका देहांत हो गया कोविड के टाइम पे, और उसी कोविड के बाद फिर मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज दादाजी ऐसे होते और वो देख रहे होते, क्या पता ऊपर से देख रहे होंगे यार, है ना, कितने बच्चों का भला हो रहा है, पर आज दादाजी होते और ऐसे टीवी खोलते, यूट्यूब लगाते, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होते, मजा आ जाता मेरे। मतलब होता ना, मैं प्रसन्न हो जाता भाई कि चलो दादाजी ने लेक्चर देख लिया है। उनको सुनाई कम देता था, क्या पता सुन नहीं पाते मैं क्या कह रहा हूँ, बट फिर भी यार, है ना। पर वो मोमेंट मेरी जीवन में नहीं आया। मैं चाहता हूं आप में से जिन लोगों के पास ये चीज है, ये मौका है, वो लोग अपना व्हाइट कोट जल्दी हासिल कर लें, क्योंकि आप लोगों के दादाजी के पास कितना समय है कितना नहीं है कोई नहीं जानता। तो अपना मोमेंट जल्दी हासिल कीजिए, इसी साल हासिल कीजिए, मतलब आने वाले साल में हासिल कीजिए और खत्म कीजिए ना यार। तो अपन ने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालनी है, फिर हम आ जाते हैं किस पे सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटॉन को अपन पी से प्रदर्शित करेंगे, न्यूट्रॉन को अपन एन से प्रदर्शित करेंगे। प्रोटॉन मतलब पी की संख्या, पी की, छोटे पी की संख्या, और फिर हम आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन का मतलब है छोटे एन की संख्या। तो इन सभी के लिए एक सीधा सीधा आरबीआई आपको बता करके दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आपको क्या निकालना हो सर, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का एक सिंपल सरल फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का एक सिंपल और सरल फॉर्मूला होता है। ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है जेड के बराबर, जेड जो कि परमाणु क्रमांक है। सीधा सीधा जेड फेंक के मारो, हाँ, सीधा सीधा जेड फेंक के मारो, ये आंसर हो जाएगा सर। आगे बात करते हैं। कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल सा सूत्र होता है ए माइनस जेड। ए से जेड को घटा दो, ए से जेड को घटा दो, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। और कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कभी भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये किसके बराबर होती है सर, हमेशा याद रखना, ये होती है जेड माइनस आवेश। और ये सबसे मजेदार चीज है, आवेश को ब्रैकेट में लिखेंगे और आवेश के साथ आप यहां पे लिखेंगे साइन के साथ। साइन मतलब प्लस या माइनस हो सकता है, साइन के साथ, साइन को इग्नोर नहीं करना है, साइन को इग्नोर नहीं करना। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। सर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो भाई, इससे जीरो अब क्या हो सकता है बताइए, ये जीरो नहीं है, ये माइनस है। जैसे मान लो अभी आप 13th कह देता हूं, आप 13th में हो ना, तो ये बातें अभी हम 9वीं कक्षा की कर रहे हैं, तो 13 से अगर हम आए तो अभी हम -5 से स्टार्ट कर रहे हैं, -4 -5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जल्दी से इसको लिखिए, फिर अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं, है ना, कि सर जल्दी कराइए, थोड़ा धीरे करा रहे हो, मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं। पहाड़ों पे जब आप रास्ते पे चलते हो, रास्ता थोड़ा कठिन होता है, मोड़ कहीं ज्यादा होते हैं, और वहां पर एक लाइन लिखी होती है, जिनको जल्दी थी वो निकल गए, है ना। हाँ, जिनको जल्दी थी वो निकल गए। मैं हूं ना भाई,
आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों को एम्स पहुंचाया है, बहुत सारे बच्चों को आईआईटीएन बनाया है। आईआईटी का नाम लो, एम्स का नाम लो, बच्चे मिल जाएंगे वहां पे आपको, है ना। हाँ, तो जिनको जल्दी थी भाई साहब वो निकल गए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शुरुआत की चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम पढ़ना चालू ही किया है, तो सबको लेके चलना है हमें। हाँ, चलिए आगे चलते। सर इसको कॉपी कर लिया, जल्दी से सीकेल करो यार, जल्दी से सीकेल करो। सर यकीन का मॉड्यूल लेना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो हाँ ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है ये। फिर बाद में भगाओगे, मैं कभी नहीं भगाऊंगा भाई, मैं कभी नहीं भगाऊंगा, इस बात को आप एश्योर्ड रहिए, है ना। हाँ, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भगाऊंगा। चलिए सीकेल कर दीजिए भाई साहब, जल्दी से एक बार सीकेल का आंकड़ा भाई शतक लगवा दीजिए सीकेल का, फिर आगे चलते हैं। शतक वतक बड़ी जल्दी लग जाता है, अब नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे, हम जेड का मान लिखेंगे, प्रोटॉन मिल जाएगा। पहले प्रोटॉन निकाल लो, सबसे आसान तरीका है। फिर अगर आपको क्या निकालना है सर, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, यानी कि परमाणुविक भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो जेड में आवेश को घटा दो, जेड में आवेश को घटा दो। आइए निकालना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के लिए आप सभी लोग तैयार हैं, जल्दी से बताइए। पहले हम परमाणु पे करेंगे, फिर हम आयंस पे करेंगे, आयंस और परमाणु पे करने के बाद फिर अंत में हम किस पे करेंगे सर। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन का ये रहा, सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन का ये रहा। मैंने बोला ऑक्सीजन पर निकालना है, यहां पे मैंने लिखा 8, यहां पे मैंने लिखा 16। जल्दी से बता दीजिए 8 और 16 के हिसाब से जल्दी से बता दीजिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। सर पीवाईक्यू बुक चलेगी क्या, पीवाईक्यू की बुक बढ़िया है, बेहतरीन है भाई, है ना, पीवाईक्यू की बुक तो बेहतरीन ही है। चलिए जल्दी से बताइए इस पे प्रोटॉन्स कितने हैं सर, तो प्रोटॉन लिख देता हूं पी। प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे प्रोटॉन की संख्या जो है वो जेड के बराबर हो जाएगा। जेड इसमें कौन सा है सर, परमाणु क्रमांक। चाहो तो यहां पे लिख लो ऐसे कि भाई साहब इसमें जेड जो है वो 8 है और ए जो है वो कितना है सर, 16। तो परमाणु क्रमांक जो है मतलब प्रोटॉन की संख्या जो है वो जेड के बराबर हो जाती है, और जेड का मतलब हो गया 8। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने प्रोटॉन है सर, 8 प्रोटॉन है। क्या ये बात सभी लोगों को मैच करके बताइए, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद प्रोटॉन के बाद अगर हम न्यूट्रॉन पे चले तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी ए माइनस जेड। ए की संख्या है 16, जेड की संख्या 8, 16 में से 8 घटाया ये कितना आ गया सर, आप बोलोगे 16 में से 8 घटाया तो 8, मतलब न्यूट्रॉन भी 8 है। और अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है जेड माइनस आवेश। किसके, जेड माइनस आवेश। जेड की संख्या क्या है सर, और आवेश को ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में साइन भी रखेंगे। जेड की संख्या 8 है, आवेश कुछ नहीं है सर, 0 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 हो गई। मतलब इस तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, सब कुछ 8 है। और आपने बचपन में ये बात पढ़ भी रखी है कि अगर कोई तत्व है तो उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तभी उस पर कोई आवेश नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 19 है और परमाणुविक भार जो है वो 39 है, 39 है। जल्दी से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के बता दीजिए मुझे, जल्दी से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के बता दीजिए। फिर आप बोलेंगे सर हमें कुछ नहीं करना है सर, हमें अभी देखो, अभी परमाणु ले रहा हूं, परमाणु के बाद आयन लूंगा, मतलब आयन मतलब +1 -1 +2 -2 ऐसा। उसके बाद फिर यौगिक लूंगा, यौगिक के बाद फिर यौगिक वाले आयन लूंगा, जैसे कार्बोनेट CO3 2-, इन सब काम निकालना आज सीख लेंगे। चलिए जल्दी से बताइए इसके बारे में क्या करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें, यहां पे लिख लो पहले, कोई बात नहीं। जेड की वैल्यू कितनी है सर, 19 है, और इसके ए की वैल्यू कितनी है सर, 39 है। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पे प्रोटॉन की संख्या जो है वो जेड के बराबर हो जाती है, सीधा देख के लिख सकते हो 19। फिर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है सर, ए माइनस जेड। अब चाहो तो तुम लिखो इन दोनों को या सीधा यही माइनस कर लो, 39 में से 19 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे 20 बचेगा सर, सीधी बात है, नो बकवास। और फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे जेड माइनस आवेश। आवेश 0 है सर, है ना, आवेश 0 है, तो आप बोलोगे अगर आवेश 0 है तो ये जेड के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि ये भी 19 - 0 यानी कि 19 हो जाएगा। कितने लोगों का मैच कर गया एक बार जल्दी से बता दीजिए, कितने लोगों का मैच कर गया एक बार जल्दी से बता दीजिए, और एक बार दिल बना दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसके बाद अब 2-3 सवाल हो गए, मुझे लगता है एक बार लेवल थोड़ा सा ऊपर ले जाने का बारी आ गया है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर पर मैं आपको दे रहा हूं ऑक्साइड आयन, और ऑक्साइड आयन के यहां पे मैंने लिखा 8, यहां पे मैंने लिखा 16। जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, बताइए। सीकेल अभी नहीं करना, अब इसी पेज में काम करेंगे।
है ना। अब इसी पेज में काम करेंगे सर, अब इसी पेज में काम करेंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसकी बात करते हैं। हम निकालेंगे क्या, हम इसी ऑर्डर में निकालेंगे। हम पहले प्रोटॉन निकालेंगे, फिर न्यूट्रॉन निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। चलिए 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 चलिए, अपन क्या बोलेंगे सर इसके बारे में, अगर हमें लिखना है तो ये भाई पहले जो जो बातें वो लिख लेते हैं। सर इसमें जेड का मान कितना है 8, सर इसमें ए का मान कितना है, ए का मान है 16, और इसमें चार्ज भी है -2 का चार्ज है सर, -2 का। तो आप बोलोगे बाबू प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन बराबर जेड हो जाता है, और जेड की संख्या कितनी है 8, प्रोटॉन 8 हो गए। सर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड, ए की संख्या कितनी है सर 16, जेड की संख्या कितनी है सर 8, 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। फिर हमारे पास आखिरी में आएगा कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें प्रोटॉन की संख्या निकालनी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या यानी कि Z, और इसमें हम माइनस करेंगे आवेश, इसमें हम माइनस क्या करेंगे, आवेश करेंगे। तो आप बोलोगे सर Z की संख्या कितनी है, 8 है इसके लिए, और माइनस करेंगे आवेश ब्रैकेट में। आवेश कितना है सर, -2 का आवेश है। मैंने क्या बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूं, आवेश को हमेशा हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और चिन्ह के साथ लिखेंगे, साइन के साथ। यहां पे सिर्फ आप 2 नहीं लिख सकते, आपको साइन भी लिखना पड़ेगा। माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ और फिर आवेश लिखो, जो आवेश है एग्जैक्ट वैसा ही हूबहू लिखो। प्लस है तो प्लस लिख के अंदर लिखो, माइनस है तो माइनस लिख के अंदर लिखो। अब आप बोलोगे सर 8 में से माइनस का माइनस प्लस 2 हो गया, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। कितने लोगों का मैच कर गया, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। कितने लोगों को बात अभी तक चमक रही है, एक बार यस और नो का वोट करा लेते, बात चमकी, बता दीजिए एक बार। क्या मेरी बात समझ में आई, बहुत सारे लोगों ने थोड़ी बहुत गलती की है। क्या क्या गलती की मैं बता देता हूं। कुछ लोगों ने यहां 8 माइनस था, माइनस के बाद सीधा 2 लिख दिया, बीच का साइन इसका साइन छोड़ दिया। ये माइनस फॉर्मूले में है सर, ये माइनस आपके आरबीआई वाले फॉर्मूले में ही है। इस माइनस को तो हमें कहा गया यहां, ये माइनस फॉर्मूले में ही है सर, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले के भीतर ही है, इसको इग्नोर नहीं करना है ना। ये माइनस तो ऑलरेडी था, आवेश भी हम इसके साथ लिखेंगे। तो कुछ लोगों ने ये गलती करी कि यहां पे माइनस नहीं लिखा, तो उनका आंसर 6 आया। कुछ लोगों ने और जो गलती करी वो भी मैं बता देता हूं, उन्होंने इसको 16 लिखा, 16 लिखने के बाद कर दिया, अबे यहां पे ना परमाणुविक भार में माइनस नहीं करते हैं, परमाणु क्रमांक में, प्रोटॉन की संख्या में करते हैं आवेश को माइनस, प्रोटॉन की संख्या में आवेश को माइनस करते हैं। आइए देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, 98.17% लोगों को बात चमक रही है, 98.17% लोगों को बात चमक रही है, धीरे धीरे और चमक जाएगी। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे मैंने आपको एक धनावेशित आयन दे देता हूं, कैल्शियम आयन दे देता हूं। चलो कैल्शियम +2 दे देता हूं, नीचे लिख दिया 20, ऊपर लिख दिया 40। जल्दी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फेंक के मारिए। मेरे से पहले पीकेएल कर दो, सीकेएल का मतलब है कॉपी कर लिया, पीकेएल का मतलब है पहले कर लिया सर, है ना। हाँ, पीकेएल का मतलब है पहले कर लिया सर। आरबीआई क्या होता है, आरबीआई होता है जानकार रहिए, सतर्क बनिए, फालतू मेहनत मत करिए, लॉजिक लगाइए, है ना। आरबीआई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉजिक के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ मैंने इकट्ठा करके, एकत्रित करके आपके लिए कुछ छोटी ट्रिक्स बनाई है जो लंबे समय अंतराल में काम करेगा। सर आज डीपीपी मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल आज डीपीपी मिलेगी सर। चलिए, तो आपने बोला सर इसमें हमें क्या निकालना, सबसे पहले प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी सर, प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, Z का मान कितना 20, तो यहां पे कितने प्रोटॉन हो गए 20। फिर अपन आगे आते हैं सर, प्रोटॉन के बाद अपन न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे A माइनस जेड का मतलब है 40 में से 20 घटा दिया, कितना बचा 20। फिर अपन क्या निकालेंगे सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या यानी कि Z, और इसमें हम माइनस कर देंगे आवेश। आवेश जो माइनस करेंगे वो साइन के साथ करेंगे जो आवेश के साथ लगा हुआ है। Z की संख्या 20 है, इसमें माइनस किया, आवेश है +2, प्लस और माइनस माइनस ही हो जाता है, तो ये 20 माइनस 2 हो गया यानी कि 18। इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 20 20 18, 20 20 18, 20 20 18। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं, 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे, 5 नंबर पे चलते हैं। फिर हम आगे क्या करेंगे सर, यौगिकों पे खेलना सीखेंगे, यौगिकों पे खेलना सीखेंगे सर, है ना। ये तो परमाणुओं पे सीखा, अब यौगिकों पे खेलना सीखेंगे। अगले पे चलते हैं, कैल्शियम +2 के बाद अपन ले लेते हैं, किसको ले ले यार, कोई आयन तुम फेंक के मारो, चलो कोई आयन तुम फेंक के मारो, बताइए बताइए जी, अपने मर्जी का एक आयन बता दो। सर मेरा मैच हो गया, बहुत ही बढ़िया। सर इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 8 और 8, 8 कैसे आ रहा है बे, ये 8 कैसे आ रहा है भाई, 8 8 6, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। केसीएल नहीं नहीं, अबे ए भाई एटम, मेरे दोस्त एटम एटम एटम, आयन आयन लेना, आयन
सर क्लोराइड ले लीजिए, क्लोराइड ले लेते हैं जी, क्लोराइड ले लिया जी, क्लोराइड पे अपन ने लगाया ब्रो माइनस, यहां पे लगाया अपन ने 17, यहां पे अपन ने लगाया 35, फेंकिए, फेंक के मारिए। तब तक मैं कुछ कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स ले लेता हूं, कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स। कोमल डाउट्स तो इधर है ना सर, ए सही है, ये तो हो गया था ना यार। सर CO2 क्या है, कंपाउंड या एलिमेंट? CO2 कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं, है ना, तो योगेश भाई ये कंपाउंड है। सर इतना इंग्लिश समझ आती है, अरे वाह यार, बस यही दीदी यही सुनना चाहता, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए, है ना। श्रेया दीदी कह रही सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं समझ आया। कुछ नहीं दीदी, आपको ना ये सूत्र देखना है ऐसे, इसमें ये जो तत्व हमने रिप्रेजेंट किया है ना, ये नियम है, ये रसायन विज्ञान का नियम है कि यहां पे आप तत्व का सिंबल लिखते हो, तत्व का चिन्ह लिखते हो, है ना। ऊपर आप जो लिखते हो वो परमाणुविक भार लिखते हो, नीचे आप जो लिखते हो परमाणु क्रमांक लिखते हो, और परमाणु क्रमांक का परिभाषा ही यही है, परमाणु क्रमांक की दीदी परिभाषा ही यही है, परमाणु क्रमांक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हमने कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, सीधा परमाणु क्रमांक के बराबर कर दिया। इसकी परिभाषा होती है, ए जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ऐसा समझो, मैं आपको गणित दिखा देता हूं, चलो कोई नहीं, कुछ बच्चों को डाउट लग रहा है, उनको गणित भी दिखा दूंगा। अपन गणित का ठीक ठाक विद्यार्थी था, और मैं आपको बताऊं अपन ने अपने करियर में शुरू के 1-1.5 साल गणित पढ़ा रखा, मैं मैथ्स का मास्टर था भाई। मान लो इंजीनियर हूं तो मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। तो आइए इसमें देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो आपने बोला सर 1735 है, तो ठीक है सर, ये है प्रोटॉन P, है ना। यहाँ पे प्रोटॉन मतलब ये Z का मान कितना है सर, इसमें Z का मान जो है वो है आपका 17, और A यानी कि परमाणु भार जो है वो है 35, और चार्ज है -1 का, वो हमने देख लिया। तो आपने बोला सर जल्दी जल्दी निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, और Z का मान कितना 17, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर सर, 35 - 17 करेंगे, मतलब A - Z, जो कि कितना हो गया 18। फिर अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या करेंगे सर, ये कितना हो जाएगा सर Z, और -7 में करेंगे आवेश, लेकिन ध्यान रखना आवेश जो है वो हमेशा साइन के साथ, Z का मान 17 है, आवेश ब्रैकेट में साइन है, -1 आया, तो 17 माइनस का माइनस प्लस हो गया, 17 + 1 कितना हो गया 18। तो इसका सही जवाब हो गया सर 17, 18, 18। मैच कर गया तो दिल बना दीजिए, सीके लिखिए, अगले पेज पे चलते हैं। मैच कर गया तो दिल बना दीजिए, सीके लिखिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। जल्दी से सीकेएल का आंकड़ा 100 के पार करा दीजिए। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पे 2-3 बातें ध्यान से सुन लीजिएगा उसको। कभी भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, खोपचे में करा देता हूं, देखो खोपचे में सर Z जो है वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर। A जो है वो किसके बराबर है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो अगर हमें प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो Z से निकाल ली, अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसको मान लो इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। हमने क्या किया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, मतलब इधर लिखा A - Z, A में से Z को माइनस किया, किसके बराबर होगा, आप बोलोगे P + N - P, P से P कट गया तो N आ गया, A - Z सीधा, ओए A - Z जो है वो सीधा न्यूट्रॉन दे देता है सर। तो इसी के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है ये सीधा। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे, अभी और सवाल करेंगे, है ना। हाँ डाउट भी देख रहा हूं मैं, पहले और सवाल दूंगा, उसके बाद पहले सवाल करेंगे फिर डाउट करेंगे। चलिए आगे चलेंगे अगले पेज पे, जल्दी से बताइए, बोलो यस और नो। 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे अब एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर यौगिक हो, यौगिक के केस में, यौगिक आ गया, आप क्या करेंगे जी, अब तो हमार है ना, हाँ हमने जो गाय बांध रखी थी वो भाग गई, अब उसको कैसे पकड़ेंगे सर, यौगिक आ गया, यौगिक में एक से अधिक तत्व होगा, यौगिक में एक से अधिक तत्व होगा, है ना, यौगिक में एक से, सर लास्ट वाले में एक कहां से आया सर, अरे यहां पे लिखा है ना -1, ये -1 ही तो, माइनस लिखने का मतलब -1 है, अगर कोई चार्ज होता है तो नहीं लिखते, सिर्फ साइन है इसका मतलब एक माइनस चार्ज है ना। हाँ उसके बाद तो अपन ने बात किया, अगर यौगिक के केस में अपन क्या करेंगे, सभी तत्वों के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग कर देंगे, यौगिक है तो योग करेंगे, है ना। हाँ यौगिक है तो क्या करेंगे भाई, योग करेंगे, यौगिक है तो क्या करेंगे, योग कर देंगे सभी का,
और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें किसके बराबर हो जाएगी? तो आप बोलोगे प्रोटॉन माइनस आवेश। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी निकाल रखी है, सर। ये यहां पे भी ये काम कर सकते हो, यहां पे भी आप ये काम कर सकते हो, जेड माइनस आवेश कर लो या फिर आप प्रोटॉन माइनस आवेश कर लो। कितने प्रोटॉन है उसमें से आवेश कर लो माइनस। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने ऑलरेडी प्रोटॉन की संख्या निकाल रखी है। तो हर बार ये काम कीजिए, सर। प्रोटॉन की संख्या आप पहले निकालेंगे। चलिए सवाल करके देखते हैं। छठे नंबर के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए। यस सर, वी आर रेडी। सर ए जो पहले करके समझाया था वो समझ नहीं आया। सर ए जो पहले करके समझाया था, ए जो पहले करके नहीं समझा मैं। अरे ए परमाणविक भार होता है मेरे दोस्त। ए का मतलब है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जेड है ना, जेड का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। अब अगर ए माइनस जेड अपन करते हैं, यहां पे माइनस कर दिया, यहां पे माइनस कर दिया, तो ये आ गया ए माइनस जेड। आपने बोला प्लस पी और माइनस पी आपस में कट जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा? न्यूट्रॉन के बराबर। तो इस वजह से फॉर्मूला बना। चलिए पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके हिसाब से आसान सवाल फेंक के मार रहा हूं, संभालिएगा। 6 नंबर, O2 के बारे में आपको निकालना है। O2 के बारे में आपको निकालना, और यहां पे मैंने लिख दिया है ऑक्सीजन जो है वो 816 है। चलिए बताइए जल्दी से। अब आप क्या बोलेंगे? सर ए बाबू कितने ऑक्सीजन है? तो इसको करने का तरीका मैं आपको भी सिखा रहा हूं। वैसे समय के साथ साथ आपकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, आप अपने आप कर लेंगे। बट अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये वादा किया आपको एकदम बेसिक से लेकर के जेई मेंस और एडवांस के बीच के लेवल तक लेकर के जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा नीट तक पढ़ाऊंगा, नहीं। जैसे मान लो नीट का लेवल ये है ना, पीसी की बात करें, पीसी में नीट का लेवल ये है, तो जेई मेंस का लेवल ये है, और जेई एडवांस का लेवल ये है। तो मैं आपको कहीं, अभी मान लो आप इस धरातल पे हो, तो है ना, मैं आपको कहीं यहां पर ले जाके छोड़ूंगा कि आप दोनों तरफ से टैकल कर पाओ, एडवांस के सवाल भी आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए तो एक एक करके करते हैं। सर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी के लिए मैं सवाल ज्यादा करवा रहा हूं। मैं सिर्फ सवाल और सवाल से ही खेल रहा हूं अभी तक, है ना। आज की क्लास में मैंने बहुत सारे सवाल किए। तो आप इसको देख के बोलोगे सर यहां पे है क्या? यहां पे सर हमारे पास 2 इंटू ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है। अरे हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो एक ऑक्सीजन का निकालो, उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? तो हमारे पास हम लिख सकते हैं सर, इसका मतलब हमारे पास 2 ऑक्सीजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु ऐसा दिखता है। तो हम लिखेंगे प्रोटॉन कितना है सर? तो आप बोलोगे प्रोटॉन दोनों ऑक्सीजन में जेड की संख्या के बराबर। तो आप क्या बोलोगे? अरे कितने, ऐसे लिख लो, ऐसे चाहे तो लिख लो। ऑक्सीजन जो है वो 816 है, कितने? लेकिन 2 है हमारे पास। तो आप बोलोगे सर पहले कितने ऑक्सीजन है वो लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया जेड जो कि है 8, और तो कुछ है नहीं सर। तो ये कितना आ गया? 16। प्रोटॉन कितने हो गए? 16। क्यों सर? एक ऑक्सीजन के पास अगर 8 प्रोटॉन है तो 2 के पास 16 हो जाएंगे मेरे भाई। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन निकाला, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला के पहले अपन ने क्या बोला? ए बेटवा कितने प्रोटॉन है, कितने परमाणु है सर? 2। उसके बाद अपन ने ब्रैकेट लगाया, ए माइनस जेड किया, यानी कि 16 माइनस 8 कर दिया। अब आप बोलोगे सर 8 दूनी 16, यो भी हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर अपन ने बोला सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने एसएम सर का आरबीआई फेंक के मारा इसके मुंह पे। आरबीआई क्या है सर? इसका आरबीआई सीधा सरल भाषा में ये कहता है कि बाबू प्रोटॉन लिख दो, प्रोटॉन, और इसमें माइनस कर दो आवेश। कितना आवेश है जी इसके ऊपर? आप बोलोगे एक भी आवेश नहीं है, आवेश नील बटा सन्नाटा। तो प्रोटॉन की संख्या हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 16। 16 में हमने 0 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 16। तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। क्या मेरी बात समझ में आई? 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। क्या मेरी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन के लिए हमें अलग से मेहनत नहीं करनी है, हम प्रोटॉन की ही मदद से इलेक्ट्रॉन पे भी खेल सकते हैं। 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे चलते हैं। थाला फॉर रीजन। वैसे 7 नंबर का खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेचारा वर्ल्ड कप से अभी बाहर हो गया है ना। उसको स्पेन ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। पर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास CO2। सवाल का लेवल धीरे धीरे, या H2O लेते हैं, चलो H2O। अब हमारे पास 2 अलग अलग परमाणु है। अलग अलग परमाणु के केस में हमें पता होना चाहिए क्या हाइड्रोजन मान लो 1 1 दे दिया, ऑक्सीजन जो है वो 8 16 दे दिया। अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो जो तत्वों के बारे में जैसा लिख रखा अपन उसी को यूज करेंगे। आप यहां पे क्या लिखोगे? ए सर देखो यहां पे हमारे पास है 2 हाइड्रोजन 1 1 और प्लस कर दो 1 ऑक्सीजन 8 16। प्लस क्यों किया है? अबे बिल्कुल वैसा ही, अगर एक झोले में तुमने 2 किलो आलू रखा और 1 किलो प्याज, तो बताइए कितने किलो सामान है आपके पास? बताओ। एक झोला है, आपने बोला हाँ। एक झोला है, आपने बोला हाँ।
सर O2 का इलेक्ट्रॉन ये आ गया ना 16। अरे O2 पे कोई चार्ज है नहीं सर, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन कितने थे? इतने। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इतने। O2 है। अबे नीचे भाई, ए भाई जूम करके देखो, नीचे इलेक्ट्रॉन है ब्रो, नीचे ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। -2 यहां होता है। अबे ये संख्या है। O2 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है मेरे भाई। 4 किलो, 3 किलो, 4 किलो कौन बोल रहा है भाई? आइए इसमें करते हैं सर, कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर? 2 हाइड्रोजन है ना, आराम आराम से निकालते हैं। सबसे पहले अपन प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? सभी तत्वों पे आने वाले प्रोटॉन का योग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन का जेड। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है सर? 1। तो 2 हाइड्रोजन है, सभी के पास 1 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का हिसाब बराबर कर दिया। हाइड्रोजन के बाद अपन किसके पास चलेंगे सर? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन परमाणु है सर? 1 ही ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन है? 8। तो आपने बोला +8, यानी कि ये कितना हो गया सर? 10 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, आराम से देखिए, फिर से देखिए आराम आराम से। हमारे पास क्या है सर? हमारे पास 2 हाइड्रोजन के परमाणु थे और 1 ऑक्सीजन का परमाणु था। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है वो जोड़ना होगा, ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है वो जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन जोड़ने का 2 तरीका। एक तो आप हर हाइड्रोजन से पूछे कितने प्रोटॉन है भाई। दूसरा आप ये पता कर लीजिए कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए हर हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है। कितने हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दिया हर हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है। तो 2 × 1 मतलब 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन है, क्योंकि एक के पास 1 होता। बड़ा सिंपल लॉजिक है, रॉकेट साइंस नहीं लगाना इसमें। बहुत ज्यादा सोचोगे पगला जाओगे। सीधी सीधी बात है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे, फॉर्मूले में ही सब दिमाग लगा हुआ है। आगे चलते हैं। फिर आपने बोला सर न्यूट्रॉन कितने हैं सर? तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है A - Z। सबसे पहले कितने परमाणु है वो लिखो। सर हाइड्रोजन है कितना? 2, तो 2। अब हाइड्रोजन के लिए A - Z करेंगे, मतलब हम हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन पे न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो आपने बोला A की संख्या भी 1 है, Z की संख्या भी 1 है, तो 1 - 1 प्लस। फिर हम क्या करेंगे सर? ऑक्सीजन के लिए कितने ऑक्सीजन है? अरे एक ही ऑक्सीजन है भाई, एक ही ऑक्सीजन है, तो कुछ मत करो। 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मन कर रहा है कर दो मल्टीप्लाई। आपने बोला 1 मल्टीप्लाई किया, A - Z किया, यानी कि 16 - 8 ऑक्सीजन के लिए। ये कितना आ गया सर? 1 में से 1 गया 0, तो ये हो गया 2 × 0 + 8, यानी कि कितना आ गया सर? 8 आ गया। 2 × 0 0 ही हो जाएगा सर, और 8 बचा तो 8 आ गया। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? तो आपको बोला भैया कुल प्रोटॉन लिखो, लिख दिया जी, और माइनस कर दो आवेश। इसके पास कोई चार्ज है क्या? आप बोलोगे खोपड़े पे कोई चार्ज, यहां कोई चार्ज है, यहां 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 नहीं है सर। तो इसका मतलब ये 10 - 0 हो गया, यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। क्या मेरी बात समझ में आई? और एग्जाम्पल अभी कराऊंगा। तीनों 10 10 10 नहीं है, हाँ तीनों 10 10 10 नहीं है, क्योंकि A - Z इसके लिए करोगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आगे चले क्या, और लेवल बढ़ाऊं कि अब ब्रेन बिलास्ट हो गया सर? ब्रेन, हमारा ब्रेन में फट गया है ना? क्या? ए सर हमारा ब्रेन में फट गया है। सर एक बार और समझा दीजिए। आज धोनी का बर्थडे भी है, वाह। हाँ आज तारीख भी साथ 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 है। सर जी क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, एक बार और। इन दोनों सवालों को मैं अगले पेज पे लेकर के चलता हूं, है ना? एक बार मैंने लिया, बोला O2, मोटू का भाई O2। हाँ, O2 के पास क्या है सर? 2 ऑक्सीजन परमाणु। कितने? आप बोलोगे 2 ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है। एक ऑक्सीजन परमाणु कुछ ऐसा दिखता है, 8 और 16। तो हमने बोला कि एक ऑक्सीजन परमाणु के बारे में सब कुछ पता करो, 2 से मल्टीप्लाई कर, सैंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। बात समझ रहे हो? अबे O2 में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के बारे में अगर हमें सारी चीजें पता लग गई तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे हाँ है ना? बताओ यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने बोला इसके लिए कैसे निकालेंगे सर? तो इसको मैंने लिख दिया कि देखो भाई ये 2 × ऑक्सीजन एटम है,
O2 को हम 2 इंटू ऑक्सीजन एटम लिख देंगे, क्यों? क्योंकि हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपने बोला ऑक्सीजन एटम का थोपड़ा कैसा है सर? ऑक्सीजन एटम का परमाणु क्रमांक 8 है, ऊपर 16 है। अब हम क्या करेंगे सर, दो तरीका, या तो तुम एक एटम पे निकाल लो उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, या तो साथ में मल्टीप्लाई करते चलो। तो आपने बोला कि सर यहां पे Z का मान कितना आएगा या प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी? आप बोलोगे सर हर ऑक्सीजन एटम पे जितने प्रोटॉन है हमको योग करना पड़ेगा। 2 एटम है तो दोनों का प्रोटॉन जोड़ना पड़ेगा। मान लो तुमसे पूछा गया कि भाई एक कमरा है उसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के पास कितनी आंखें होंगी? तो तुम सबकी आंखों का योग करोगे ना। या तो तुम ऐसा बोलोगे भाई एक बंदे के पास 2 आईज है ना, 10 के पास कितनी? 20। ऐसा भी कर सकते हो, हम यही करेंगे सर। सबको क्यों जोड़ेंगे, हमको पता है सबके पास कितने, सीधा संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने बोला प्रोटॉन निकालना, काय वो ऑक्सीजन एटम है? 2 हर ऑक्सीजन एटम का प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होती है। इसका Z कितना? 8 है, तो हमने बोला 2 इंटू 8, इसका मतलब इसके पास 16 प्रोटॉन हो जाएंगे। कैसे 16 हो गए? फिर सुनना, 16 ऐसे हुए कि अबे एक ऑक्सीजन एटम के पास 16, दूसरे के पास 20, मतलब एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 और 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब दोनों के पास 8-8 प्रोटॉन है, योग करके 16 हो गए। प्रोटॉन के बाद अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 16 माइनस 8 अपन करेंगे, और 16 माइनस 8 का मतलब 16 माइनस 8 क्यों? A माइनस Z, और कितने परमाणु है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कितने परमाणु है उसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने बोला ये भी कितना हो गया सर? ये भी 2 इंटू 8 हो गया, यानी कि 16। और इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा सीधा तरीका है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही डेविएट होते हैं, तो सीधा अपन ने प्रोटॉन फेंक के मारा और इसमें माइनस कर दिया आवेश। क्या मेरी बात आप समझ में आई? बोलो। इसी तरीके से जब हम H2O की बात कर रहे थे, तो H2O में मैंने आपको बोला कि यार अगर आप H2O को ध्यान से देखोगे, तो H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। 2 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 हाइड्रोजन परमाणु है, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन 1-1 था, ऑक्सीजन 8-16 था। इसके लिए Z जब निकाला तो इसके लिए और इसके लिए निकाल के सबको जोड़ दिया, मतलब प्रोटॉन जब निकाला तो सबके लिए जोड़ दिया, इसके लिए निकाला और इसके लिए निकाला, दोनों को योग कर दिया एक साथ। देखो इसके लिए निकाला 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8। न्यूट्रॉन जब निकाला तो A माइनस Z करते, तो 2 हाइड्रोजन थे तो 2 इंटू A माइनस Z किया, और फिर 1 इंटू A माइनस Z किया, ये निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला नहीं, सीधा प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर दो, आंसर। सीधा प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर दो, आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल देता हूं, अब आपके दिमाग की बत्ती अगर चमक जाएगी तो बता दीजिएगा, एक बार दिल जरूर बना दीजिएगा। 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे चलते हैं। 9वें नंबर पे मैंने आपके मुंह पे फेंक के मारा अमोनिया। अमोनिया में मैंने आपको बोला नाइट्रोजन जो है वो 7 और 14 है, और हाइड्रोजन जो है वो 1-1 है। जल्दी से बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे? इसके पास 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। सर प्रोटॉन 16 कैसे आया? नेक्स्ट टाइम प्लीज समझा दीजिए, प्रोटॉन 16 कैसे आया? किस पे प्रोटॉन 16 आया? अच्छा आप बात कर रही हो ऑक्सीजन में। अरे यार दीदी, O2 है, मतलब 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। हमारे पास एक झोला है जिसमें 2 ऑक्सीजन बैठे हुए हैं। इस ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है। टोटल कितने प्रोटॉन होंगे बताइए? सर प्लीज सर, बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, प्लीज सर। भाई 2-3 बार समझा दिया है। हाँ, और जल्दी नहीं पढ़ा रहा। ये 8 एक ही टाइप का 8वां सवाल है, इसको आप जल्दी कैसे कह सकते हो? हाँ ये हो सकता है। अंजलि शर्मा लग रहा है मेरे को, अंजल लिखा हुआ है, अंजलि जो भी दीदी है जो कह रही है बहुत जल्दी चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। दीदी ये हो सकता है कि आप क्लास में अभी आई हो 15-20 मिनट पहले, तो आपको जल्दी ही लगेगा, है ना। इसके लिए कैसे करेंगे सर? तो आप बोलोगे यहां पे क्या है सर, परमाणु लिख लो पहले। एक है नाइट्रोजन है 7-14, और प्लस क्या है सर, 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि H3, और हर हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं हम। अब अपन क्या निकालेंगे सर? अब अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकाल लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो जाएगी सर? तो आप बोलोगे प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है। नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन की संख्या सीधी, कितना नाइट्रोजन है? 1। इसके प्रोटॉन की संख्या कितना है? 7। प्लस हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, कितने हाइड्रोजन है? 3, और इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। तो ये कितना हो गया सर? 10 प्रोटॉन हो गए।
10 प्रोटॉन हो गए। फिर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे सर, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे सर? तो न्यूट्रॉन के लिए आप बोलोगे, न्यूट्रॉन के लिए हम A माइनस जेड करेंगे, यही यहां पे सबके लिए जेड जेड लिखा था, अब A माइनस जेड लिख देंगे। आपने बोला कै गो नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन है, A माइनस जेड इसके लिए कर देते हैं ना, A माइनस जेड। ए कौन सा नंबर होता? ऊपर वाला, तो 14 में से क्या माइनस करेंगे? 7। कितने हाइड्रोजन है सर? 3, इसके लिए A माइनस जेड करेंगे, एक में से क्या माइनस किया? एक। ये कितना आ गया सर? 7 प्लस, मतलब इसको देख लो, 1 इंटू 7 हो गया और प्लस 3 इंटू 0 हो गया। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 0 ही हो गया, बचा 7, तो हमारे पास आंसर है 7। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन माइनस आवेश, यानी कि प्रोटॉन माइनस चार्ज। और चार्ज कितना है सर? आप बोलेंगे चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा? 10 में से अपन ने क्या माइनस कर दिया? आवेश 0 है, तो 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 10 7 10 इसका सही जवाब है ना? क्लियर है क्या? एक दीदी कह रही है शायद कि सर मैं, या भैया कह रहे हैं धीरज जी, कि मैं कहाँ क्लास करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको जहां समझ आ रहा वहीं क्लास करो। हाँ सिंपल है, दोनों जगह क्लास करोगे तो फिर अंत में वही बात है, दो नाव पे पैर अगर लेके जाओगे तो बीच में फंस जाओगे भाई, बीच मझधार में फंस जाओगे। इसी के लिए डिसाइड कर लीजिए। हाँ, अगर कोई एक आधा टॉपिक नहीं समझ में आया तो दूसरी जगह से देख लीजिए। अब मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही, लेवल बढ़ा दूं भाई, अगर आप लोगों का अनुमति है तो लेवल बढ़ा दूं? है बताइए, 8 सवाल कर लिया भाई, अब तो लेवल बढ़ा दूं? 8 सवाल कर लिया, अब तो लेवल बढ़ा दो यार। सर ये डबल एटम वाले नहीं, अरे डबल एटम में कुछ करना ही नहीं है। अबे भाई तुम यार, तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे पगला जाओगे। तुम ऐसे सोचो, तुम्हारे पास एक झोला, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है। क्या क्या है सर? एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो वजन कैसे निकालोगे सर? सारा नाइट्रोजन के बारे में पता कर लो, सारा हाइड्रोजन के बारे में पता कर लो, नाइट्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। हमें यहां ये लिख दिया ना कि ये देखो, ये हमने झोले का विवरण लिख दिया कि एक नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है। अब इसके बाद तुम फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो, है ना? हाँ, फॉर्मूला लगाए और खत्म करेंगे, फिर इसके बाद फॉर्मूला लगाना है। चलिए, है ना? 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर वाले से है ना, लाज रखे हो, ऊपर वाले लाज रखना। चलो थोड़ा कठिन आए लेते हैं, कठिन ले लो अगर आप, है ना? हाँ, सत्यम भाई कह रहा सर सब ऊपर से जा रहा है। अरे सत्यम भाई, ऊपर से जाएगा ही, अगर बेड पे लेट के लेक्चर देखोगे तो दिमाग से नहीं जाएगा, पेन पेपर लेके सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व। हाँ, मैं गारंटी के साथ देता हूं, तुम अपनी कॉपी फोटो खींच के दिखा दो, तुमने इसमें से एक भी सवाल में पेन चलाया हो तो बोलना। पेन ही नहीं चलाओगे तो समझ में आ जाएगा क्या है? अबे तुम लोग तो गांव परिवेश से आते हो, तुम्हें तुम्हें ये बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हें भी ये बात समझानी पड़ेगी कि नहीं, मेहनत करना पड़ता है, तब खेतों में फसल लहलहाती है। हाँ, बैठ के देखने से बारिश आएगी से फसल नहीं लहलहाती, रोज लगना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है ना? हाँ, कुदाल लेकर के जाना पड़ता है। बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा भाई समझ। हाँ, ब्रह्मा विचार लेंगे तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट का ही समझ नहीं है। क्या? कि पेन चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं समझ आएगी बात। हाँ, समझ में आ रही है? हाँ, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, अपने आप समझ थोड़ी आता है इतना। अगर एक बात बताओ, इतना ही आसान होता नीट निकालना तो सबने निकाल लिया होता। अगर सारी चीजें इतनी आसान होती तो सबने कर लिया होता, है ना? नहीं क्या? सही बात है ना? बाइक पे घूमने वाले तुम्हें करोड़ों लोग मिलेंगे, मर्सिडीज पे घूमने वाले कम है। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज तक पहुंचना मुश्किल है भाई, जिसने मेहनत करी वो पहुंचा। हाँ, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि भाई चलो, उसने मेहनत नहीं करी, उसके एक पीढ़ी पहले वाले ने मेहनत कर ली, तो भी वो पहुंच सकते हैं, बट किसी ना किसी ने तो मेहनत करी ना। अब आपके पास वो जिम्मेदारी है, तो आप मेहनत कीजिए। 11 वेस्ट है बेस्ट है कोई मतलब नहीं है। अगर मैं एक टॉपिक के 8 सवाल करवा रहा हूं, पहले पूरा फॉर्मूला लिखाया, फिर फॉर्मूला समझाया, फिर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बताया, उसके बाद 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, छठे सवाल को फिर से समझाया, 7वें सवाल को फिर से समझाया, फिर आते हैं
8वां सवाल। अब 9वें सवाल को मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं दे दूं सवाल। इससे पता है क्या होगा, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और आपके बैच में ऐसे बच्चे आएंगे जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उससे मेरा ही मोराल गिरेगा और मैं बहुत ज्यादा कठिन सवाल कराने से बचने लग जाऊंगा। और मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता हूं भाई। क्यों? क्योंकि तुम पेन चलाओगे नहीं, तुम अचानक से लेक्चर, तुम कहीं और देख रहे थे, अचानक से आ गए यहां, फिर तुम बोलोगे यार चलिए 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे चलते हैं। 9वें नंबर का सवाल थोड़ा सिंपल रखते हैं। हम बात करते हैं किसकी? NO प्लस की। किसकी बात कर रहे हैं सर? NO प्लस। इसका मतलब है हमारे पास एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है। हमें दे रखा है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या कहते हैं 7 और 14 वाला है, ऑक्सीजन जो है वो 8 और 16 वाला, ये दे रखा है हमें। तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले हम विवरण लिखेंगे कि भाई हमारे पास झोले में क्या है। सबसे पहले हम विवरण लिखेंगे, हमारे पास झोले में, हमारे बक्से में है क्या क्या। तो आप बोलोगे सर हमारे बक्से में एक नाइट्रोजन है जिसके बारे में दे रखा है 7 और 14, साथ ही साथ हमारे बक्से में एक ऑक्सीजन भी है जिसके बारे में दे रखा 8 और 16। इसका मतलब एक नाइट्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम्हारे लिए दूसरा उपाय बता देता हूं। तुम नाइट्रोजन के बारे में सारी चीजें निकालो, तुम ऑक्सीजन के बारे में सारी चीजें निकालो और बैठ बैठ के उनको जोड़ते रहो, है ना, बैठ बैठ के उनको जोड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बैठ बैठ के उसको जोड़ते रहो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि आप बोलो कि यार ठीक है हम एक साथ ही जोड़ लेंगे, बाद में जोड़ने से अच्छा साथ ही साथ जोड़ लो, जो काम हम नाइट्रोजन के लिए करेंगे वही ऑक्सीजन के लिए कर लेंगे। तो आपने बोला कि यार देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी सर? प्रोटॉन की संख्या जो है वो नाइट्रोजन एक है, मतलब नाइट्रोजन की संख्या एक है, तो एक इंटू नाइट्रोजन परमाणु की संख्या एक है। इसमें कितने नाइट्रोजन है? एक ही नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। एक इंटू कितने प्रोटॉन है नाइट्रोजन के पास? तो आप बोलोगे Z के बराबर, Z कितना है? 7। फिर हमारे पास अगला आइटम कौन सा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है सर? कितने ऑक्सीजन परमाणु है? एक। कितने प्रोटॉन है इसके पास? 8। इसका भी प्रोटॉन लिख दिया, इसका भी प्रोटॉन लिख दिया, दोनों का योग कर दिया। इसका मतलब हमारे पास कुल प्रोटॉन आ गए 7 + 8 15, हमारे पास कुल 15 प्रोटॉन है। फिर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला Z नहीं होता है, -Z होता है। तो इसके लिए -Z करेंगे, इसके लिए -Z करेंगे, इसकी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अबे ये मतलब मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे तो मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है पता है? जैसे मान लो तुम एक दुकान में गए, वहां पे समोसा लेने गए, समोसा, और क्या खरीदा तुमने? और तुमने खरीदा कचौड़ी, है ना। हाँ, समोसा मिल रहा है 20 रुपए का, कचौड़ी मिल रही है 15 रुपए का। तुमने 5 समोसे खरीदे और 10 कचौड़ी खरीदी और तुम ये जोड़ करके नहीं बता पा रहे हो कितने पैसे देने हैं। लानत है भाई तुम पे, लानत। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार मुंह धो के आइए, पानी पीजिए वापस से, क्योंकि पहले समोसे और कचौड़ी को 9 बार 8 बार करवा रखा है मैंने, उसके बाद भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों के लिए PW ने बनाया है PW जूनियर, क्यूरियस जूनियर। वहां आप जाएंगे, आपको ABCD सिखाई जाएगी, है ना। आपको सिखाया जाएगा तोता हूं मैं तोता हूं, हरे रंग का होता हूं, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है। फिर आपको जॉनी जॉनी यस पापा सिखाया जाएगा। ऐसे करके आपको चीजें सिखाई जाएंगी। 1-2 साल के अंतराल में, 1-2 साल के अंतराल में आप थोड़ा अच्छा करने लग जाओगे, है ना, आप थोड़ा अच्छा करने लग जाओगे। फिर आप अपग्रेड हो जाना PW लिटिल चैम्प्स में। PW लिटिल चैम्प्स में आपको ऐसे जोड़ना सिखाया जाएगा। 2 + 7 कितना होता है? तो 1 2 पाई, 1 2 3 4 5 6 7 पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप इसको लिखोगे 9। 2-3 साल इसमें भी लगेगा। 2-3 साल करने के बाद फिर आप आ जाओगे PW फाउंडेशन में। PW फाउंडेशन में आप आ जाओगे। फाउंडेशन में 9वीं 10वीं की क्लासेस चलती है। वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी सारी बातें धीरे धीरे सिखाई जाएगी। वहां पे भी आप 2 साल जब दे दोगे, वहां पे भी जब आप 2 साल दे दोगे, उसके बाद फिर आप आ जाना। फिर उसके बाद देखना कैसे समझ आएगा भाई, है हाँ, फिर समझ आने लगेगा। चलिए तो इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे सर? तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन में नाइट्रोजन की संख्या 1 है, A-Z नाइट्रोजन के लिए, तो 14 - 7। इसके लिए क्या करेंगे सर? ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है, एक ही ऑक्सीजन परमाणु है, तो ऑक्सीजन के लिए A-Z यानी कि 8 - 16 - 8। ये कितना हो गया सर? 1 × 7 + 1 × 8
15, इसका मतलब इसके पास 15 न्यूट्रॉन भी है, इसके पास 15 न्यूट्रॉन भी है। और लास्ट में अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास? तो आप बोलोगे सर इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो हो जाएगी प्रोटॉन माइनस आवेश। सीधा प्रोटॉन के पास जाओ, 15 माइनस कर दो आवेश, आवेश कितना सर इस पर +1 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 15 माइनस 1 यानी कि 14 हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगले सवाल पे चलता हूं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है ना, 10वां सवाल, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा उसको आप कीजिएगा। 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल अपन ले लेते हैं कार्बोनेट आयन CO3 2-। कार्बोनेट आयन की अगर हम बात करें तो कार्बन जो है हमारे पास 6-12 है और ऑक्सीजन जो है हमारे पास 8-16 है। इसके बारे में जल्दी से आप बता दीजिए, इसके बारे में आप जल्दी से बता दीजिए। कार्बोनेट आयन, चलिए कार्बोनेट आयन के बारे में जल्दी से बता। अगर आपने कार्बोनेट कर लिया तो लगभग सारी बातें आपको समझ में आ गई। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, तब तक मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूं। O3 वगैरह ये तो हो गया सर। सभी सवाल रिपीट प्लीज। सभी सवाल रिपीट के लिए आपको ऐसे ई होता है, ऐसे करके ना इसको, जैसे लेक्चर में सीख बोलते हैं इसको, आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसको आप यहां पकड़ के ऐसे करेंगे और फिर से ऐसे पॉज प्ले बटन आएगा, उसको ऐसे कर देंगे, वापस से इसको ऐसे टेप देंगे, फिर से सब सवाल रिपीट हो जाएगा। हाँ 8 नंबर समझा दिया है ना, 8 नंबर 1-2 बार समझा दिया है जब से आपने बताया। चलिए आगे चलते हैं सर, कार्बोनेट की बात करते हैं। कार्बोनेट के लिए क्या करेंगे सर? तो आप बोलोगे कार्बोनेट में क्या क्या, पहले वो लिखो। माइनस चार्ज को छोड़ दो, चार्ज का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन को हटा दो, इलेक्ट्रॉन को अंत में करेंगे। सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो आप बोलोगे सर एक कार्बन है हमारे पास, कितना है कार्बन में? 6-12, कितना है? एक कार्बन एटम प्लस 3 ऑक्सीजन परमाणु है। सर ऑक्सीजन परमाणु का क्या सिस्टम है? ऑक्सीजन परमाणु का सिस्टम है 8 और 16, ये दे रखा है हमें। अब अगर हमें प्रोटॉन निकालना है तो सबसे पहले प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉन किसके बराबर होता है सर? तो प्रोटॉन होता है Z परमाणु क्रमांक के बराबर। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो हमने लिखा 1 × 6। क्यों 1 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जितने कार्बन, मान लो 2 कार्बन एटम होते तो 6 और 6 12 प्रोटॉन हो जाते, है ना। एक ही कार्बन एटम है तो 1 × 6 प्रोटॉन है। ठीक है सर। कितने ऑक्सीजन एटम है? 3, तो 3 × ऑक्सीजन का प्रोटॉन की संख्या 8। हर ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, 3 ऑक्सीजन के पास 3 × 8 हो जाएगा, तो 8 × 24, 24 में 6 जोड़ा कितना हो गया सर? 30। इसके पास 30 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 1 × A-Z, तो 12 में से क्या माइनस किया? 6, प्लस कितने ऑक्सीजन आइटम है? 3, तो 3 मल्टीप्लाई किया इसमें, 16 में से क्या माइनस किया? 8। ये कितना हो जाएगा सर? तो ये हो गया 6 + 3 × 8। अच्छा ऊपर वाला ही मामला आ गया, ये भी 30 हो जाएगा सर। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? सीधा प्रोटॉन लिखो 30 और माइनस कर दो आवेश, है ना, साइन के साथ, ब्रैकेट में साइन के साथ। तो आपने बोला 30 में से अपन ने माइनस क्या किया? चार्ज क्या है सर? -2 का, तो -2 इसमें से माइनस कर दिया, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 30 + 2 हो गया 32। क्या मेरी बात क्लियर है? बता दीजिए कितने लोगों को ये बात चमकने लग गई है, एक बारी बताइए कितने लोगों को ये बात। अच्छा सवाल है सर, याद रखिएगा, है ना। ये इन सब सवालों में से सबसे टॉप लेवल के सवाल है कि आपने यौगिक पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया और यौगिक जिस पे आवेश है उस पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया। कुछ लोग अभी भी प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कहां प्लस करना कहां माइनस। अरे भाई फॉर्मूले के बाद माइनस ही लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो आवेश लिखोगे ना, इसको साइन के साथ, वाला साइन के साथ लिखना है। प्लस और माइनस पहले बाद दोनों जगह लिखा जा सकता है, प्लस और माइनस पहले और बाद दोनों जगह लिखा जा सकता है सर, प्लस और माइनस पहले और बाद दोनों जगह लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, इतना टाइम काफी है ना, इतना टाइम मेरे हिसाब से काफी है। वैसे भी समय खत्म हो ही गया है पोल का, तो कोई बात नहीं। हाँ सो रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है 98.19% लोगों को समझ आ रहा है, मतलब मैं ही फालतू को टेंशन ले रहा था, मैक्सिमम लोगों को आप में से चमक रही है बातें। चलिए अब हम चलते हैं सर अगले पेज पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज पर, है ना। अब हम चलते हैं अगले पेज पर और अब हम स्टार्ट करेंगे विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान। हम विभिन्न प्रकार के द्रव्यमानों के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के द्रव्यमान क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के द्रव्यमानों की शुरुआत करने के पहले आप टॉपिक हेडिंग डाल लीजिएगा, विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो एक बार आराम से सुनिए, समझिए और साथ ही साथ लिखते चलिए। सबसे पहले इसमें हम AMU के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? AMU। AMU का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, यहां पे AMU का मतलब है परमाणविक द्रव्यमान इकाई।
परमाणुवीय द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान इकाई, जिसको अपन अंग्रेजी में एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक तथा परमाणविक या आणविक मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, है ना। क्या पढ़ेंगे सर? एटॉमिक तथा आणविक द्रव्यमान। एटॉमिक तथा आणविक द्रव्यमान के बाद फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव यानी कि सापेक्षिक या अपेक्षिक कह सकते हैं, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर द्रव्यमान। और इसके बाद हम पढ़ेंगे GAM जिसको गाम कहेंगे और GMM जिसको GMM कहेंगे। आप अभी घबराइएगा मत कि सर आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, हमें तो शॉर्ट फॉर्म समझ नहीं आ रहा है। शॉर्ट फॉर्म के बारे में अगले में पूरा पन्ना पढ़ना है भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म मत समझिए, इसके बारे में हमें पूरा पन्ना पढ़ना है GAM और GMM के बारे में। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इसी एटॉमिक और इसमें द्रव्यमान में हम बीच में एवरेज एटॉमिक मास मतलब औसत परमाणविक भार के बारे में भी पढ़ेंगे, औसत परमाणविक भार के बारे में भी पढ़ेंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता जाऊंगा, आप उसका जवाब देते जाइएगा उसी के हिसाब से। सर नोट्स बना ले क्या सर, बाद में PDF मिल जाएगी? नहीं नहीं, नोट साथ में बनाना, ये तो कभी इस भ्रम में मत रहना। हाँ, चाहे 1 मिनट ज्यादा तुम मुझे रुकवा लो, पर प्लीज नोट साथ में बनाना, है ना। हाँ, तो मुझे 1-2 मिनट ज्यादा रुकवा लो, कल तुम्हारे साथ SM स्कैम करूंगा, तैयार है ना? कल एक SM स्कैम के लिए तैयार है ना, है ना। हाँ, कल से तुम्हारा SM स्कैम स्टार्ट हो जाएगा, कल से आपका SM स्कैम स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो कल एक SM स्कैम के लिए एकदम तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसे भी नोट करना है ना सर? हाँ यार प्लीज नोट कर लीजिए, हम साथ ही बना रहे हैं, बिल्कुल साथ ही बनाना है, अलग अलग क्यों बनाना है भाई? जब मैं आपके साथ लिख रहा हूं आप भी लिखिए मेरे साथ। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी कभी अच्छी होती है, कभी खराब हो जाती है। सर क्लास कब तक खत्म हो जाएगी? क्लास वही जो टाइम है अपना 45-50 तक खत्म हो जाएगी। सर ये क्या होता है? ये जब होगा तब पता लगेगा आपको। हाँ सर, SM स्कैम क्या है? ये जब होगा तब पता लगेगा आपको। थोड़ा टाइम नहीं, पूरा टाइम दे रहा हूं। अब एक बार आपने अगर कॉपी कर लिया है तो सीकेल कर दीजिए, सीकेल का आंकड़ा है ना 150 के पार पहुंचते ही फिर मैं अगले पेज पे चलूंगा, तब तक आपके पास टाइम है। हाँ, है ना। सर आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी यार, म्यूट कर दिया होगा आपने। एकदम बढ़िया टनाटन आवाज आ रही है। सर वीडियो कॉल कब करोगे? हाँ 350, नहीं 350 नहीं, बताइए। सर गाम क्या है? अरे गाम है, अभी आगे बात करेंगे इस पे, ये आज की क्लास में तो नहीं। आज की क्लास में अपन यहां तक करने की कोशिश करेंगे, इसको है ना यहां तक करने की कोशिश करेंगे। सर ये SM स्कैम क्या है? अरे SM स्कैम बहुत बेहतरीन चीज है भाई। SM स्कैम कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें मेरा टारगेट ये होता है कि 10% से ज्यादा बच्चे सही ना कर पाए। हाँ, ऐसे सवालों को अपन SM स्कैम कहते हैं और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा बदनाम हूं। आप पिछले साल कोई भी यकीन बैच में होगा, यकीन 2.0 ये इसी वाले बैच में पिछले साल के, जिसको मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी, पूछिएगा उनसे कितना SM स्कैम फेंक के मारा था उनके, बोल बोल के गलती करवाइए भाई। चलिए तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं सर? सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल सा सवाल की, है ना, सिंपल से सवाल की। सवाल यह है कि AMU क्या है ना। सवाल यह है कि AMU क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लिखिए अपनी कॉपी में, हेडिंग डालिए एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, इसके बाद सारी बातें मैं लिखूंगा। यही आखिरी चीज है जो लिखा हुआ है, उसके बाद सब कुछ मुझे लिखना है। इसमें भी आपको सारा नहीं लिखना, जो मैं बताऊंगा वो, पर आप हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU से या फिर U से प्रदर्शित करते हैं। वैसे अब हम इसको आगे, आज के बाद हम आगे इसको AMU की जगह U से प्रदर्शित करेंगे। U का मतलब होता है यूनिफाइड द्रव्यमान। क्या होता है यूनिफाइड द्रव्यमान? मतलब सबको मिला के।
ठीक है सर, हिंदी में लिखिए, हिंदी में ही है भाई सब कुछ। तो अगर हम परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात करें, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू या यू की बात करें, तो आपको सिर्फ परिभाषा पहला लाइन लिखना है। ये क्या होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है ना? क्या कहलाता है सर? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब अगली चूकी हटा लीजिएगा। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है। तो एएमयू किसके बराबर है सर? मैं यहां पे लिखता हूं 1 एएमयू या फिर यू, है ना? एएमयू या फिर यू एक ही बात है। यू इसलिए इस्तेमाल करने लग गए कि इससे हम सिर्फ परमाणु का द्रव्यमान नहीं निकालते हैं, इससे हम परमाणु के साथ साथ यौगिकों का भी द्रव्यमान निकालते हैं, अणुओं का भी द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसका नाम परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान इकाई अच्छा नहीं लग रहा है। भाई तुम कह रहे हो परमाणु द्रव्यमान इकाई और द्रव्यमान निकाल रहे हो यौगिकों का, ये तो गलत बात है। तो फिर इसका नाम यूनिफाइड मास कर दिया गया कि भाई सबका मास इससे निकाल सकते हैं। तो अगर अपन एएमयू की बात करें तो एक एएमयू किसके बराबर होता है सर? तो इसकी परिभाषा है एक कार्बन 12 परमाणु, है ना? एक C12 परमाणु है। C12 मतलब कार्बन का एक आपका क्या है सर? समस्थानिक है, बटे 12, है ना? बटे 12। या फिर आप कह सकते हो एक कार्बन 12 परमाणु के भार का भार, और इसको अपन 12 से भाग कर देंगे, है ना? इसको अपन 12 से भाग कर देंगे, इसका 12वां हिस्सा एएमयू कहलाएगा। दूसरा तरीका इसको समझने का यह है कि हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक C12 है, ये हमारे पास C12 परमाणु है, ठीक है? अच्छा लग रहा है C12 परमाणु? ये हमारे पास एक C12 परमाणु है। अब इस C12 परमाणु का हम अपने आप से 12 हिस्सा कर देंगे सर। कितना हिस्सा कर देंगे? 12 हिस्सा। वैसे 12 बराबर हिस्सा करते हैं, पर हो सकता है यहां पे आपको बराबर ना दिखे, क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है भाई। आप लोग तो बायो वाले हो, आप लोग तो शानदार शानदार चित्र वित्र बना लेते होगे, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। 3 कर दिया, 3 में 6 हिस्से हो गए हैं, है ना? हाँ, ये हो गया 4। देखना कितने हिस्से हो गए भाई? 1 2 3 4। एक इधर से बना देता हूँ, फिर गिनना, बताना कितने हिस्से हो गए इसके। 1 2 3 4 5 6। कहाँ शुरू किया था? 1 2, अरे यार ऐसे कर लेते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बार और काट देते हैं, इन दोनों के बीच में जगह ज्यादा लग रही है, इसको काट दिया। अब ये टोटल 12 हिस्से हो गए। ये क्या है सर? कार्बन 12 है। क्या है सर? सर ये हमने पढ़ रखा है, आज तक समझ नहीं आया, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ है ही नहीं सर। ये नोट करना, बिल्कुल नोट करना है। तो मैंने क्या बोला कि ये है हमारे पास, ये बड़का वाला जो है, ये है एक, ये है हमारे पास एक C12 परमाणु। क्या सर? एक C12 परमाणु है, कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु, उसका हमने 12 बराबर हिस्सा किया, और कोई भी एक हिस्सा ले लो। ये क्या है सर? अब आप बोलोगे ई वाला हिस्सा क्या कहलाएगा सर? इसका भार बराबर 1 एमयू। आप बोलोगे इसका भार बराबर भी 1 एमयू, मतलब इसमें कोई किसी भी हिस्से का भार ले लो, इसमें किसी भी एक हिस्से का भार ले लो, वो 1 एमयू है। कितना एमयू है? 1 एमयू है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या बोला कि भाई कार्बन 12 ले लो, कार्बन 12 के परमाणु को 12 बराबर हिस्सों में बांटो। हमने इसको 12 बराबर हिस्सों में बांटा। अब कोई भी एक हिस्सा ले लो, वो 1 एमयू है, उसका भार 1 एमयू के बराबर हो जाएगा। आगे इन्होंने देखा कि कार्बन 12 के एक परमाणु का भार इतना ग्राम होता है। क्या इसको याद करना है? तो याद नहीं करने के लिए हमेशा याद रखना #DKT याद रखिएगा। डीकेटी का मतलब क्या है सर? डाटा को टाटा, मतलब हमें डाटा याद नहीं करना है, हमें ये डाटा याद नहीं करना कि एक कार्बन परमाणु का भार कितना, नहीं याद करना है सर। बस हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस भार का अगर हम 12वां हिस्सा करेंगे तो हमें एएमयू यानी कि एक इकाई मिल जाएगी, जिससे हम परमाणु के द्रव्यमानों को नाप सकते हैं। इस इकाई की क्या जरूरत थी, क्यों हमें आन पड़ी इस इकाई की जरूरत, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला सर कि हमारे पास एक परमाणु का 1/12वां भाग का द्रव्यमान लेंगे और इसका मान लगभग इतना आ जाता है सर, इतना ग्राम। तो एएमयू का एक सूत्र तो ये हो गया, कि एएमयू किसके बराबर है सर? आप बोलोगे एएमयू जो है वो बराबर है
कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वां हिस्सा। मैं फिर इस पिक्चर पे ज्यादा जोर डाल रहा हूं, इस पिक्चर को समझोगे तो चीजें समझ में आएगी। इसका कोई भी एक हिस्सा ले लो, कोई भी एक हिस्सा, भाई ये वाला हिस्सा ले लो, ये एक एमयू है। दूसरा हिस्सा लोगे वो भी एक एमयू है। तीसरा हिस्सा लोगे वो भी, कोई भी एक हिस्सा ले लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, कोई भी एक हिस्सा, वो एक एमयू के बराबर हो जाएगा, वो एक एमयू के बराबर हो जाएगा। यही एएमयू की परिभाषा थी, यहीं से एएमयू का जन्म हुआ। क्यों और कैसे जन्म हुआ इसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। एक बात ये, दूसरी जानने वाली बात यह है कि याद रखिएगा, अबे एएमयू एक भार है, एएमयू का भार ग्राम में भी तो कुछ होता होगा ना यार, कुछ तो ग्राम में होता होगा। तो एएमयू इतना छोटा भार है, एक एएमयू कह लो या फिर एक यू कह लो या फिर एक यू कह लो, दोनों एक ही बराबर होते हैं। इसका द्रव्यमान जो है ये 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम के बराबर होता है। और अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये मान याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। ये मान एक्चुअली में एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। किसके द्रव्यमान के बराबर है भाई? एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ हाँ या ना। ये किसके बराबर है? एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है भाई। अगर आप गौर से देखोगे, आपने बचपन में याद किया होगा तो ऐसा है, बट आगे हम पढ़ेंगे इसको तो घबराना नहीं। फिर रिपीट कर देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए जब तक मैं एक बार रिपीट करता हूं। डीकेटी का मतलब है इसको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ इस बात को आपको याद रखना जो यहां पे लिखा, और इसको भी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। तब तक आप सीकेएल कर दीजिए। सीकेएल का आंकड़ा 150 पार होगा, फिर अपन अगले पेज पे चलेंगे। मैंने बोला परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है सर? कार्बन 12 का। यहां से समझोगे तो आसान है समझना, तुम परिभाषा पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा कभी भी। कार्बन 12 का एक परमाणु ले लो, परमाणु के 12 बराबर हिस्से कर दो, कोई भी एक हिस्सा, अरे कोई भी एक हिस्सा मेरे भाई, ये वाला हिस्सा ले लो, चाहे ये वाला हिस्सा या चाहे ये, कोई भी एक हिस्सा ले लो, उसका भार किसके बराबर होता है? उसका भार, है ना। आप चाहे तो ये वाला लाइन मिस कर सकते हैं, ये दोनों लाइन छोड़ सकते हैं, है ना। ये लिख लीजिए इसकी जगह पे, है ना। अगर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, या ये दोनों मिस कर सकते हैं, यही वाली बात हमने यहाँ पे लिखी है। वो किसके बराबर होता है सर? वो 1U या 1 AMU के बराबर होता है। 1U या फिर 1 AMU के बराबर होता है। सिंपल सीधी बात यही। तुम परिभाषा पढ़ के पागल हो जाओ, कोई मतलब नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है। एक गोला है जो कि कार्बन 12 का परमाणु है, इसका 12 बराबर हिस्सा किया, 12 बराबर हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा हमने उठाया और उस एक हिस्से को के भार को, जो भी भार आया, सब 12 हिस्सों का भार क्या आएगा? बराबर आएगा। 12 हिस्सों का भार क्या आएगा? बराबर आएगा। किसी भी एक हिस्से के भार को हमने 1 AMU डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया। इसका मतलब 1 AMU जो है एक कार्बन 12 परमाणु के भार का 12वां हिस्सा होता। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 1 AMU का भार ग्राम में भी कुछ होता होगा, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। ये 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम होता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ये प्रोटॉन का भी द्रव्यमान है सर, ये प्रोटॉन का भी द्रव्यमान इतना ही होता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान इतना ही होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, सीकेएल कर दीजिए, फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। सीकेएल कर दीजिए, फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। सर होमवर्क दे दीजिएगा प्लीज। यार देखो, हमेशा याद रखना, होमवर्क अगर आपको चाहिए तो आपको लेक्चर के अंत में, है ना, होमवर्क अगर आपको चाहिए तो आपको लेक्चर के अंत में, लेक्चर जब खत्म हो जाया करे, नोट्स जब अपलोड होंगे, उस नोट्स में आपको होमवर्क मिलेगा। सर फोटो बना लो यार, आसान है ना। अब एक बात बताओ, इतना लिखना और फोटो बनाने में तुम्हें फोटो से ज्यादा आसानी से नहीं समझ में आया क्यों? अच्छा, ओहो, इसका मतलब बस इतना था। एएमयू बस इतना होता है, एएमयू बस इतना ही होता है। एक कार्बन परमाणु को लेना है और उसके 12वें हिस्से के भार को, है उसके 12वें हिस्से के भाग को। एक बच्चा कह रहा सर नीड में आपके नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा ना? भाई जेई एडवांस में नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आता है ना। हाँ, जेई एडवांस में नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आता है, बाकी नीट से भी नहीं आएगा। सर नीड बहुत आती है क्लास में के टाइम पे, क्या करूं? सो जाओ यार, अगर नींद आती है तो सो जाना चाहिए, इसमें इतना लोड क्यों? अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, उसको मैं पहले उसको क्लियर करता हूं, है ना। आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, पहले मैं उसको क्लियर करता हूं, आराम आराम से ध्यान से सुनना। सबसे पहला सवाल ये आएगा कि एएमयू की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम बिना एएमयू के काम नहीं चला सकते थे? हमें एटॉमिक मास यूनिट की आवश्यकता जरूरत ही क्यों पड़ी सर? जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। ये आखिरी स्लाइड है,
यहीं पे हम क्लास एंड कर देंगे आज की, यहीं पे हम क्लास एंड कर देंगे। एएमयू की आवश्यकता क्यों पड़ी? है बहुत जेन्युइन सवाल है, आपके दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए, आपके दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए। इसके कारण क्या क्या है सर? तो आइए एक एक करके इसके कारण देख लेते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है, सबसे पहला कारण है कि परमाणु का आकार तथा द्रव्यमान बहुत छोटा है। कैसा है? बहुत ही छोटा है भाई, बहुत ज्यादा छोटा है। क्यों? मैं एक उदाहरण देता हूं एग्जाम्पल के लिए। अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो तुम्हें आलू प्याज लेने जाना है, आलू लेना है, प्याज लेना है। आलू प्याज लेने अगर तुम्हें जाना है तो तुम जो बाट का यूज करोगे, जिस बाट का यूज करोगे, बाट कह लो, बट खरे का यूज कर लो, हम ये मानते हैं कि अभी हमारे पास डिजिटल बैलेंस नहीं है, पुराने जमाने में तराजू वाला सिस्टम है। तुम जो बाट का यूज करोगे उसका वजन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताते जाइए मेरे को, उसका वजन क्या होगा? सर क्लास 11th 12th के नोट्स है क्या, फिर से बना लूं? बिल्कुल बना लीजिए, बहुत कुछ नया और बहुत कुछ मजेदार मिलेगा। जल्दी जल्दी बताते जाइए, मजा आएगा। अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों जरूरत पड़ी। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? आलू या प्याज अगर लेने जाओगे तो नॉर्मली आलू प्याज आदमी 100 और 50 ग्राम तो लेता नहीं है। अभी हो सकता है रेट बढ़ रहा है प्याज का, धीरे धीरे तो कम हो जाए, बट आलू प्याज में आपको बाट कैसा मिलेगा? 1 केजी का बाट मिलेगा, आपको 2 केजी का बाट मिलेगा, आपको 10 केजी का बाट मिलेगा, आपको 5 केजी का बाट मिलेगा। इस तरीके से मिलेंगे, इसी तरीके से मिलेंगे 1 केजी से 5 केजी के बीच में, 1 केजी से 5 केजी के बीच में। लेकिन 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 अब बदलते हैं, थोड़ा कहानी बदलते हैं। मैंने बोला है भाई तुम आलू प्याज लेने नहीं जा रहे हो, तुम आलू प्याज लेने नहीं जा रहे हो, तुम अब ले रहे हो एक दुकान जिसमें धनिया और मिर्ची मिलती है। सर धनिया मिर्ची तो आलू प्याज के साथ फ्री मिल जाती है। अबे अगर खरीदना है तुम्हें, समोसे की रेडी है तुम्हारी, तुम्हें समोसे के साथ धनिया और मिर्ची की चटनी बनानी है, तो तुम धनिया लेने जा रहे हो। क्या लेने जा रहे हो भाई? धनिया, है ना? या मिर्ची लेने जा रहे हो। मिर्ची वाले के पास जो बाट होगा वो कितने का होगा भाई, बताना। मिर्ची वाले के पास जो बाट होगा वो कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर मिर्ची वाले के पास अगर आप बाट देखोगे तो धनिया मिर्ची वाले के पास बाट होगा 100 ग्राम, बाट होगा 250 ग्राम, बाट होगा 200 ग्राम, बाट होगा 500 ग्राम, है ना? इसके पास गलती से आपको 5 ग्राम का बाट मिलेगा। ये नोट्स में नहीं लिखना है, ये बाट वाला सिस्टम नोट्स में नहीं। इसके पास आपको 5 किलोग्राम का बाट गलती से भी नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा इसकी जरूरत 5 किलोग्राम कोई ले ही नहीं रहा है इसके पास। इनफैक्ट आपको 50 ग्राम का भी बाट मिल जाएगा, 25 ग्राम का भी बाट मिल जाएगा इसके पास। अब आते हैं अगली बात पे, अब आते हैं अगली बात पे। अगर आप कभी किसी सोने की दुकान पे, ज्वेलरी शॉप पे चले गए, आप सोनार की दुकान पे जा रहे हो भाई, यहां आपको कैसा बाट मिलेगा? यहां आपको कैसा बाट मिलेगा? आप बोलो एक तो यहां पे इसका बाट इस तरीके से डब्बे के अंदर रहता है बंद, डब्बा खोलता है सोनार, डब्बा खोलने के बाद इसके पास बाट मिलता है ऐसा, ये देखो ऐसा, इतना छोटका छोटका बाट है, अभी दिखाऊंगा। एक है ना, इसके पास बाट मिलेगा ऐसा। ई है भैया 2 ग्राम, ई है 1 ग्राम, ई है आपका 0.5 ग्राम, ई पता, ई तो कितना ऐसे ऐसे मिलता है कि नहीं मिलता यार बताओ? एक आधा बाट बड़ा भी मिल जाएगा, एक आधा बाट थोड़ा बड़ा भी मिल जाएगा। हाँ कुछ लोग भाई, एक और मान लो 5 ग्राम का भी एक बाट मिल गया, एक बाट और बड़ा मिल गया 10 ग्राम, ठीक है? फिर और 0.5 ग्राम का और छोटा छोटा बाट होगा, 1 ग्राम का और बाट मिलेगा, 2 ग्राम का और बाट मिलेगा, इस तरीके से बाट मिलेंगे उसके पास। क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताना? समझ रहे हो क्यों ऐसा? क्योंकि अबे जो सामान जिस वजन का लेना देना होता है उसी वजन के हिसाब से अब तो इलेक्ट्रिक हो गया मैं मानता हूं बात, पर देखा होगा तुम लोगों ने यार, देखा होगा जो सामान जिस लेवल का लेना देना होता उसी के हिसाब से बाट मिलता है। अब तुम सोचो एटम कितना छोटा है भाई, एटम इतना छोटा है, एक एटम के द्रव्यमान के लिए तुम इनमें से किसी बाट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एएमयू जो है ना, ये एटम का बाट है। किसका? आइटम का बाट है भाई, एटम का बाट खरा है। हाँ एटम के लेवल पे जाकर के इसको हमने बनाया है, एटम के लेवल पे जाकर के इसको हमने बनाया है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी लोगों को? इस वजह से एएमयू बनाया गया, पहला कारण है। और दूसरा कारण जो है कि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, पर ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि भाई परमाणु का आकार इतना छोटा होता है, परमाणु का आकार इतना 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 छोटा होता है, परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि भाई साहब नहीं काम आएगा हमारे,
नहीं काम आएगा, इनमें से कोई बात हमारे काम नहीं आएगा, 1 ग्राम वाला भी काम नहीं आएगा, 1 ग्राम वाला भी काम नहीं आएगा, तो हमने नया वार्ड बना लिया अपने हिसाब से, हमने नया वार्ड बना लिया है अपने हिसाब से। क्या मेरी ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा यस और नो, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं पे करेंगे एंड। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें लेकर के आए थे, पर ठीक है, सारी बातें हमने नहीं करी है, सारी बातें हमने। सर 1 तोला में कितना ग्राम गोल्ड होता है? पुराने जमाने का तोला शायद अलग होता था, बट अब 10 ग्राम होता है भाई, सीधा सीधा कर दिया। सर मैं सोनार के बाट से केमिकल तोला है, हाँ कर सकते हो आप बिल्कुल। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या करा सर? आज के लेक्चर की शुरुआत हमने करी थी पदार्थ के हिसाब से। पदार्थ के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें जानी, हमने एलिमेंट कंपाउंड निकालना सीखा, तथा क्या सीखा सर? और हमने क्या सीखा? एलिमेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एटम निकालना हमने सीखा है ना। मॉलिक्यूल एटम कैसे पहचानते हैं, एलिमेंट कंपाउंड कैसे पहचानते हैं। 1 तोला 100 नहीं, 10 ग्राम। दूसरा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा। आज की क्लास का हमारा मेजर हिस्सा इसी पे गया, आज की क्लास का हमारा मेजर हिस्सा इसी पे गया सर, आज की क्लास का हमारा मेजर हिस्सा इसी पे गया। ठीक है, चलिए। और उसके बाद अगर हम आखिरी बात करें, फिर लास्ट में हमने एएमयू के बारे में पढ़ना चालू किया है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आपको जो डीपीपी नंबर 1 मिलेगा, आपको जो डीपीपी नंबर 1 मिलेगा, उसके सारे सवाल नहीं करने हैं, सारे सवाल नहीं। ठीक है मेरे भाई, सारे सवाल आपको अभी नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एएमयू से भी रिलेटेड सवाल है, एएमयू वाले कुछ सवाल तो आप कर लोगे, बट मैं कुछ सवाल अभी होमवर्क कॉपी में मेंशन कर दूंगा, उन्हीं सवालों को आपको करना है, उन्हीं सवालों को आपको करना है। यहां पे अभी सारा होमवर्क दे दूंगा। ये आप कब देख लेंगे सर? ये आप लेक्चर अपलोड होने के बाद देख लेंगे। लेक्चर खत्म हो जाएगा शाम में, एक बार जरूर देख लिया कीजिए और ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि कई बारी मैं अलग से होमवर्क खुद से भी अभी इसमें होमवर्क लिखूंगा। आपकी क्लास खत्म होने के बाद कम से कम 10-15 मिनट यहाँ पे होमवर्क लिखूंगा, खुद से लिख के होमवर्क दूंगा, खुद से बना के होमवर्क दूंगा, ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए, बोलिए हाँ है ना। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ है। सर पपलू भैया कहाँ है? पपलू भैया आ जाएंगे कल की क्लास से, है ना, पपलू भैया आ जाएंगे। और ये जो होमवर्क मैं खुद से बना के दूंगा, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप के चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है भाई, जल्दी से बोलो यस और नो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। कहाँ गया, ये है लेक्चर नंबर 1 में चीजें थी, है ना, वहां पे अपलोड भी कर दूंगा, इसमें अपलोड कर दूंगा भाई, इस पे अपलोड भी कर दूंगा, ताकि आपको मिल भी जाए। वैसे यहाँ पे भी रहेगा, आपके नोट्स में भी, आपके क्लास नोट्स में भी रहेगा, आपके क्लास नोट्स में भी ये चीजें रहेगी। समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसी के साथ आज अपने वाणी को यहीं पे मैं विराम देता हूँ, है ना, आज अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मैं एक छोटा सा पोल आपके लिए करवा लेता हूँ। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से बता दीजिए यस और नो। क्लास खत्म हो चुकी है, आप ब्रेक ले सकते हैं, अब आप जाइए ब्रेक लीजिए, कुछ खाइए पीजिए, है ना। मेरा तो आज उपवास है मंगलवार का, मेरे को तो खाना पीना है नहीं। हाँ आज मैं डिटॉक्स करता हूं अपने आप को, है ना। हाँ आज मैं डिटॉक्स करता हूं अपने आप को, ठीक है। हाँ आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये दोनों चैनल्स जो हैं यहाँ पे, इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप और ये दोनों जगह एक ही बातें आती हैं, है ना। हाँ तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं होमवर्क दे दूंगा, आपकी क्लास खत्म होने के बाद ही होमवर्क दूंगा, क्योंकि क्लास में होमवर्क दूंगा तो फालतू का 10 मिनट और क्यों खराब करना आपका। जाओ एंजॉय करो, है ना। हाँ खाओ पियो यार, तुम भी समोसे वमोसे खाओ। अभी धनिया तोला है तुमने, धनिया मिर्ची तोला, उसको पिसवाओ, चटनी बनवाओ, मौसम भी हो रहा है बारिश वाला। माता जी को बोलो, या बड़ी दीदी है, बहन है ना, बोलो यार पकोड़े वकोड़े थोड़ा सा खिलाओ। सर ऋषि बाबू कहाँ है? ऋषि बाबू को कल ले आऊंगा क्लास में, है ना। हाँ कल ले आऊंगा। चलो ओ भाई साहब, ये तो फोटो वाला पोल है कि 99.99% लोगों को बात चमक रही है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, प्लीज मेरी बात को दिल से लगा के रखिएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मेहनत करनी है भाई, तो समझ में आने लग जाएगी। मेहनत करनी है, जादू नहीं होता यहाँ पे। मैं जादूगर नहीं हूं, पहले ही बता दे रहा हूं। अगर कोई कह रहा है वो जादूगर है, तो उसको उसका जादू मुबारक। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूं, और आपको भी मेहनत करना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा, अच्छा कर पाइएगा। मेहनत नहीं करोगे, लोग हैं आपको पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे ही रह जाइएगा, इस बात को याद रखिए। इसी के साथ साथ भैया आज अपन करते हैं नमस्ते, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर आपको आज की क्लास में सारी बातें चमक गई, जैसे कि क्या क्या किया अपन ने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो EPN लिख करके दिल बना दीजिएगा लेक्चर खत्म होने, या पेन लिख करके दिल बना दीजिएगा ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन लिख करके दिल बना दीजिएगा। और अगर आपको AMU चमक गया, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें AMU आज तक जिंदगी में समझ ही नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में AMU के साथ दिल बना दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। होमवर्क मिल जाएगा, प्लीज उसको जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में होमवर्क भी लिखिएगा। मैं शाम के टाइम में करीब करीब
5 से 6 बजे एक बार आपसे मिलने आऊंगा, या तो क्या कहते हैं उस पे कम्युनिटी पे आके कुछ होमवर्क या कुछ बातें करके जाऊंगा, या फिर इस बैच के अंदर आके बात करके जाऊंगा। तो जाइए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ओ लेक्चर यहीं सेंड करना है भाई, ये नया सिस्टम आया है, एंड द लेक्चर।